हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ये आपकी 89 थ्योरी क्लास होगी, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज ऑरवेल के एक और वर्क को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है होमेज टू कैटेलोनिया, ठीक है। ये जॉर्ज ऑरवेल का एक मेमोयर है, होमेज टू कैटेलोनिया। इसी को आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपकी जो थ्योरी क्लास यूट्यूब पर चल रही है हमारी, ये उसका आज 89 थ्योरी क्लास है, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पर अभी तक 88 थ्योरी क्लास हो चुकी है बच्चे, ठीक है। जिसमें 4 राइटर को कंप्लीट किया गया है। कुछ राइटर मतलब कुछ वर्क्स उनके छूटे हैं, बाकी मोस्टली जो टॉपिक है वो कवर है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो कवर है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे 88 में आपकी जॉन किट्स की बायोग्राफी मैंने करा दी है, जॉर्ज ऑरवेल की भी बायोग्राफी हो चुकी है, उनके 2 वर्क ऑलरेडी हो चुके हैं। एनिमल फॉर्म है 1984 है, और 3 वर्क हो चुके हैं, एनिमल फॉर्म 1984 और बर्मीज डेज, वो तीनों वर्क को मैंने करा दिया है। आज जॉर्ज ऑरवेल का चौथा वर्क है होमेज टू कैटेलोनिया, इसको डिस्कस करने वाले। तो आप देखोगे ये जो 88 प्रीवियस क्लास है आपको कहाँ मिलेगी, यूट्यूब चैनल हिना इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पे 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक तो टीजीटी यूपी टीजीटी करके फुल कोर्स करके है, जिसमें आपको आई थिंक 100 प्लस ही आपको वीडियोस दिख रहे होंगे। एक मैंने नई प्लेलिस्ट रेडी किया है जिस पे आपको लिखा होगा न्यू टीजीटी थ्योरी क्लास करके, यूपी न्यू टीजीटी थ्योरी क्लास करके है। उसमें भी आपको ये पूरी क्लास, ये पूरी थ्योरी ही क्लास आपको दिखेगी। 88 क्लास वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा, ओके। चलिए फिर स्टार्ट। बाकी ग्रामर की जो आपकी वीडियो की जो 3 ग्रामर के भी वीडियोस क्लास हुए हैं, मतलब जो अभी मैंने नया स्टार्ट किया है 1000 वाली सीरीज में, तो उसमें 3 क्लास हुए हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप जाके देखिए उसको, ओके। और फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कर दें। उनको बताना चाहूँगी कि 88 थ्योरी क्लास हो चुकी है, इसको जाके आप लोग कंप्लीट करिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आपको नोट्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए, तो इस समय आपको हिस्ट्री के पेड नोट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, और लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट्स के नोट्स आपको इस समय मिल जाएंगे। तो लिटरेरी टर्म्स में जो आपके टीजीटी में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है या पीजीटी में है, तो वो दोनों में काम आएंगे। ये ऐसा मैंने इसको रेडी किया है कि ये टीजीटी पीजीटी दोनों में काम आए, और हिस्ट्री भी आपकी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी राइटर की बात कर लेंगे तो राइटर पे अभी इस पर वर्क जारी है, ठीक है, अभी काम हो रहा है इस पर। तो ये अभी रेडी की जा रही है राइटर पे, जो आपके टीजीटी में 6 राइटर हैं उनको अभी रेडी की जा रही है। बाकी ये दोनों मिल जाएंगे, हिस्ट्री और लिटरेरी के। तो हिस्ट्री के मिनिमल सी प्राइस है 79 में मिल जाएगा, और लिटरेरी वाला भी 79 में मिल जाएगा। दोनों की अलग अलग प्राइस है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होमेज टू कैटेलोनिया है, ये एक मेमोयर है, ठीक है, मेमोयर है। यानी कि जो जॉर्ज ऑरवेल ने जॉर्ज ऑरवेल का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें इन्होंने डाला है। जब वो स्पेन गए थे, तो स्पेन में जब सिविल वार हुआ था, तो जॉर्ज ऑरवेल जब वहाँ पे गए थे, तो जो जो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने देखी, उसका जो स्पेसिफिक जो मोमेंट था, स्पेसिफिक जो इवेंट था, जो चीज़ें थी, वो सब कुछ इसमें उन्होंने रखा है। तो इसलिए ये एक मेमोयर हो जाता है, और उसका एकदम रियलिस्टिक वर्णन करना, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी मेमोयर है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जॉर्ज ऑरवेल का ही है। जब ये स्पेन गए थे, वहाँ की सारी चीज़ें, जैसे जैसे चीज़ें थी वैसे वैसे उन्होंने इसमें दिखाया है। आइए देखते हैं क्या है। तो फुल टाइटल है होमेज टू कैटेलोनिया, इसका पूरा नाम है होमेज टू कैटेलोनिया। ऑथर हैं आपके जॉर्ज ऑरवेल, जिनका रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर है, ठीक है। डेट ऑफ कंपोजिशन, ये कब लिखी गई है, ये जो वर्क है इनका, ये कब लिखा गया है, तो ये ध्यान रखना है। रिटन इमीडिएटली आफ्टर ऑरवेल लेफ्ट स्पेन, प्राइमरली बिटवीन जुलाई 1937 एंड जनवरी 1938। तो स्पेन से जब ये वापस आए ना, स्पेन से वापस आने के बाद तुरंत, मेनली देखा जाए तो ये जुलाई 1937 और जनवरी 1938 के बीच में इन्होंने ये लिखा है इस वर्क को। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन डेट कब है, तो 25 अप्रैल 1938, 25 अप्रैल 1938 में ये क्या हुई, पब्लिश हुई, पहली बार ये पब्लिश हुई। और कहाँ पे, किस कंट्री, किस देश में इसका पब्लिकेशन हुआ,
तो ये ध्यान रखना है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि लंदन में ये छपी थी, ये पब्लिश हुई थी 25 अप्रैल 1938 को। इसका जॉनरा क्या है, मतलब इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये एक मेमोयर है जो मैंने अभी बताया, और एक ऑटोबायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। मेमोयर मतलब अपनी यादों पर आधारित ये बुक है उनकी, ठीक है, उनकी यादों पर, जो उनकी यादें थीं जब वो स्पेन गए थे, जो जो उन्होंने स्पेसिफिक इवेंट देखे, वो सारा कुछ इसमें डाला है। ऑटोबायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री का काम भी ये कर रहा है वर्क। ऑटोबायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने यानी कि पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो इसमें डाला है, खुद के आंखों देखा हाल इन्होंने इसमें लिखा है। एंड पॉलिटिकल नॉन फिक्शन भी है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में भी बात की है इन्होंने, तो नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन किसे कहा जाता है, नॉन फिक्शन जो रियलिस्टिक दिखाए, है ना, जो रियलिज्म को दिखाए, रियल चीज़ों को दिखाए, इसमें कहीं फिक्शन नहीं है। फिक्शन क्या होता है, जो इमेजिनेशन पे होता है, काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे फॉर्म के, क्रोनोलॉजिकल प्रोज नैरेटिव डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स विद 2 कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स डिटेलिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री, समटाइम मूव टू द अपेंडिक्स इन लेटर एडिशन। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो बुक है, ये जो नॉवल है, सॉरी नॉवल नहीं बोल सकते, ये जो मेमोयर है, ये जो वर्क है ना, ये चैप्टर्स में बटी हुई है, मतलब चैप्टर्स में बटी है और एक सीधी कहानी बताती है, मतलब हर चैप्टर में एक कहानी है और चैप्टर्स में बटी है। इसमें आप देखोगे कि जब इसका बाद का एडिशन आया था तो उसमें शुरुआत के एडिशन में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब इसका बाद का एडिशन आया तो इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल चैप्टर हैं। इस मेमोयर में 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल चैप्टर हैं, एक चैप्टर नंबर 5, एक 11, चैप्टर नंबर 11। इसको जब बाद का एडिशन इसका आया ना, तो बाद के एडिशन में इन दोनों चैप्टर्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, और कहाँ ऐड कर दिया, इसी बुक के, इसी वर्क के लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में डाल दिया गया। अब क्यों हटाया गया था, रीज़न ये था कि चैप्टर नंबर 5 हो चाहे 11 हो, इसमें क्या बात इन्होंने की थी, इन्होंने स्पेन की राजनीतिक इतिहास लिख डाला था, स्पेन का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसको पूरा एकदम सटीक वर्णन किया है, एकदम सच्चाई वाला, आंखों देखा हाल बताया है। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आलोचना हो जाती इस वजह से कि कहीं ये बुक बिके ना या फेमस ना हो, तो इस वजह से इन दोनों चैप्टर्स को बाद वाले, जब इसका दूसरा एडिशन आया तो बाद के एडिशन में क्या किया गया, इन दोनों चैप्टर्स को हटा के इसी वर्क के लास्ट में एक अपेंडिक्स के रूप में डाल दिया गया था। तो ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 11 अभी हम समझेंगे। बाकी बुक के प्रकार, यानी कि बुक यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, इसी वर्क को कहा जा रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, होमेज टू कैटेलोनिया। तो इनकी बुक भी है। तो ये बुक के प्रकार वॉल लिटरेचर एंड आई विटनेस टेस्टिमोनी है। इस बुक में अगर हम देखेंगे, यानी कि इस वर्क में अगर हम देखें तो वॉल लिटरेचर को दिखाया गया और आंखों देखा हाल इसमें बताया गया है। और आंखों देखा हाल कौन बता रहा है, ऑरवेल साहब ने अपनी आंखों से जो जो देखा स्पेन में, वो सारी चीज़ें इन्होंने एकदम सही लिखा है, कहीं कुछ भी इन्होंने फिक्शन नहीं डाला है, इसलिए ये एक ऑटोबायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री हो जाती है, ठीक है। बाकी इसमें नैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, तो फर्स्ट पर्सन में कही गई है ये कहानी, मतलब जो नरेटर है वो मैं करके, यानी कि आई करके कहानी सुना रहा है, फर्स्ट पर्सन, यानी पूरी कहानी सीधे ऑरवेल के अपने नज़रिए से बताई गई है, ऑरवेल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, ठीक है। हिस्टोरिकल सेटिंग की बात करेंगे तो इसमें हिस्टोरिकल सेटिंग है क्या है कि स्पेनिश जो सिविल वार है, स्पेन का जो सिविल वार, स्पेशली दिसंबर 1936 से जून 1937, ये जो एरा है, मतलब ये जो टाइम है, इसी टाइम को ज़्यादातर इसमें दिखाया गया है। तो इसका हिस्टोरिकल सेटिंग क्या है इस वर्क का, जो स्पेनिश का जो सिविल वार हुआ था, और सिविल वार में कौन से मूवमेंट को, कौन से इवेंट को ये ज़्यादातर दिखा रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है। तो दिसंबर 1936 से जून 1937 का जो समय था उसको ये दिखा रहा है, मतलब इसी इवेंट को दिखा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक मेमोयर हो गया। मेमोयर में क्या होता है, राइटर की जो स्पेसिफिक जो इवेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक जो इवेंट्स होंगे, है ना, कोई मूवमेंट होगा स्पेसिफिक, वह राइटर अपने वर्क में बताए तो वो क्या हो गया, मेमोयर हो गया, अपने ऑटोबायोग्राफी में अगर बताता है। तो यहाँ पे हो गया इतना। फिर जियोग्राफिकल सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, तो इसका जो जियोग्राफिकल सेटिंग है वो स्पेन है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से स्पेन, प्राइमरली द रेन ऑफ कैटेलोनिया,
स्पेसिफिकली द सिटी ऑफ बार्सिलोना एंड द एरागोन फ्रंट। तो ये सारे जो नाम मैंने बताया ना, ये सारे नाम इस वर्क में है, ठीक है। तो मुख्य रूप से स्पेन में तो है इसकी कहानी, मतलब इसकी कहानी स्पेन की ही कहानी दिखाई गई है। लेकिन स्पेन में कौन सी जगह की कहानी दिखाई गई है, तो स्पेन में मेनली देखा जाए तो कैटेलोनिया क्षेत्र का दिखाया गया है ना। स्पेशली कैटेलोनिया क्षेत्र में बार्सिलोना जो शहर है इसके बारे में दिखाया गया है ना, ये ध्यान रखना है। और एरागोन फ्रंट यानी कि एरागोन का युद्ध मोर्चा भी दिखाया गया है इसमें। बाकी सब्जेक्ट इसका क्या है, तो इसमें जो इस वर्क का जो सब्जेक्ट ये है कि एक स्पेनिश ऑरवेल पर्सनल एक्सपीरियंस फाइटिंग अगेंस्ट फैसिज्म एज अ वॉलंटियर सोल्जर इन अ स्पेनिश रिवोल्यूशनरी मिलिशिया। तो अगर बात करेंगे इस वर्क का विषय क्या है, तो एक स्पेनिश क्रांतिकारी सेना में एक वॉलंटियर के रूप में फैसिज्म के खिलाफ लड़ते हुए ऑरवेल के अपने निजी एक्सपीरियंस हैं। स्पेन में ये गए थे, ठीक है, और एक स्पेनिश क्रांतिकारी सेना में एक वॉलंटियर के रूप में ये फासिज्म यानी कि जो फांसीवाद थे उनके खिलाफ लड़ते हुए ऑरवेल का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो इन्होंने इसमें रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी इसमें इन्होंने और क्या बताया है, तो रियलिटी ऑफ वॉर, इसमें इन्होंने वहाँ का जो वॉर हुआ था, जब सिविल वॉर हुआ, वहाँ का जो युद्ध हुआ उसकी रियलिटी को दिखाया, युद्ध की असली सच्चाई इसमें इन्होंने बताई है। बीट्रेयल ऑफ स्पेनिश रिवोल्यूशन बाय इंटरनल पॉलिटिक्स फोर्सेस, और इनके अपने ही साथी, जो इनके साथी थे, उनको पॉलिटिकल ताकतों द्वारा स्पेनिश क्रांति को धोखा देना, मतलब इनके साथियों को धोखा दे दिया गया था। इनके साथियों को POUM जो ग्रुप में ये शामिल थे, तो इनके साथियों को क्या कर दिया गया था, धोखा दे दिया गया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इन्होंने बताई है। और इन्होंने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड लाइज, जो राजनीतिक प्रचार है, जो झूठे व खतरनाक प्रचार करते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है इसमें, ठीक है। मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इसमें क्या क्या है, तो स्पेनिश सिविल वॉर 1936 से 1939, ये ध्यान रखना है। इसमें जो इन्होंने मेजर हिस्टोरिकल जो घटना बताई अपनी इस वर्क में, तो स्पेन का जो सिविल वॉर हुआ था कब से कब तक, 1936 से 1939 तक चला था स्पेन का सिविल वॉर। और इसमें ऑरवेल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हैं, मतलब ये जो बुक है, ये जो वर्क है, ये पूरी तरह से उस पर बेस्ड है, ऑरवेल के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो ऑरवेल ने अपनी खुद अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और झेला। समझ में आया? ऑरवेल ने खुद देखा, महसूस किया और झेला। जब ये स्पेन गए थे, वहाँ सिविल वार में जब ये शामिल हुए, तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, उन्होंने वहाँ क्या महसूस किया, उन्होंने वहाँ क्या झेला, वो सारी चीज़ें अपने इस वर्क में इन्होंने बताया है। ये कोई ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल हिस्ट्री बुक नहीं है कि जैसे किसी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री बुक, मतलब जैसे किसी और की कहानी हम बता रहे हैं, कोई कहानी आके हमको बता दिया तो उसके पर्सपेक्टिव से हम कहानी बता रहे हैं, या उसके पर्सपेक्टिव से हम क्या कर रहे हैं, सच्चाई को सामने रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये हिस्टोरिकल घटनाओं का एक बहुत ही पर्सनल इवेंट्स है ना, ये ध्यान रखना है। यानी कि खुद का इनका था, इन्होंने खुद अपने आंखों से जो देखा वो सारी चीज़ें इसमें डाली। इतना समझ में आया? अब टाइटल का मीनिंग क्या है, होमेज टू कैटेलोनिया, इस टाइटल का मीनिंग भी समझ लेते हैं। क्या है इस टाइटल का मीनिंग? तो इन्होंने ये टाइटल ही क्यों चुना, इस टाइटल का मतलब क्या है, होमेज टू कैटेलोनिया का मतलब क्या है? तो ये जो होमेज टू कैटेलोनिया, ये नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑरवेल के गहरे सम्मान को दिखाता। कौन सी? जैसे होमेज का मतलब क्या होता है, होमेज का मतलब अ पब्लिक शो ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनर एंड ट्रिब्यूट, है ना, किसी को पब्लिकली रूप से सम्मान देना या श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये होता है होमेज। कैटेलोनिया का मतलब क्या होता है, कैटेलोनिया इज एन ऑटोनॉमस रेन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन। तो कैटेलोनिया का मतलब, कैटेलोनिया स्पेन के उत्तर पूर्व में एक ना ऑटोनॉमस स्टेट है, और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी बार्सिलोना है। तो जब ऑरवेल यहाँ गए थे, है ना, जब ऑरवेल वहाँ थे, तब कैटेलोनिया का असली जो वर्किंग क्लास की क्रांति का मुख्य केंद्र था। जब कैटेलोनिया में ये गए, बार्सिलोना शहर में जब ये गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हीं का राज चल रहा है। तो इनको काफ़ी प्रभावित किया, तो इस वजह से इन्होंने ये नाम चुना, होमेज टू कैटेलोनिया। तो वर्किंग क्लास के प्रति इनके अंदर काफ़ी सम्मान था कि वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो वर्किंग क्लास, जो मजदूर वर्ग का है, उन्हीं का पूरी सत्ता है,
अमीर वहाँ से गायब है, सब लोग एक बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना ये काफ़ी प्रभावित हो गए थे। जब प्रभावित हुए तो उन्हीं वर्किंग क्लास के लिए इनके अंदर एक सम्मान आया, एक रिस्पेक्ट आया, तो उन्होंने ये टाइटल चुना, होमेज टू कैटेलोनिया। अब यहाँ पे मैंने बताया वाई ऑरवेल चूज दिस टाइटल, तो ये तो समझ में आया कि इन्होंने नाम होमेज और कैटेलोनिया क्यों रखा। अब इन्होंने ये टाइटल क्यों चुनी, जस्ट अभी मैंने बताया कि इन्होंने ये टाइटल इसलिए चुना, इन्होंने ये नाम कैटेलोनिया के जो आम मजदूर वर्ग के लोग थे उनका सम्मान करने के लिए चुना था। जब ये पहली बार वहाँ पहुँचे थे ना बार्सिलोना शहर में, कैटेलोनिया के बार्सिलोना शहर में जब ये गए थे पहली बार, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ के लोगों के बीच में एकदम इक्वालिटी है, बहादुरी है, भाईचारे की भावना देखते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर ये बहुत ज़्यादा मुरीद हो जाते हैं, देखते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है, सब इक्वल हैं, है ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब इक्वल है। ये सारी चीज़ें देखकर ये क्या हो जाते हैं, बहुत मुरीद हो जाते हैं। तब इन्होंने ये चीज़, ये टाइटल चुनी, इनके प्रति उन वर्किंग क्लास के लिए क्या हो गया था, उन वर्किंग क्लास पीपल के लिए एक सम्मान जाग गया था, तब इन्होंने ये टर्म चुना। हाउ द टाइटल रिलेट हिज एक्सपीरियंस, अब ये जो टाइटल है ये इनके एक्सपीरियंस से कैसे रिलेट करता है। आखिर ये टाइटल तो हमने समझ लिया कि टाइटल इन्होंने ये रखा, बट इनका एक्सपीरियंस इसमें क्या काम है। तो इनका एक्सपीरियंस ये था कि जब वहाँ युद्ध हो रहा था स्पेन में, डिस्पाइट द ट्रिबल कंडीशन, द मिलिट्री डिफीट एंड द पॉलिटिकल बिट्रेयल ही सफर्ड, ऑरवेल वांटेड टू लीव अ परमानेंट ट्रिब्यूट टू द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द रेन। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के दौरान जो खराब हालत थी, सेना की हार थी और बहुत ज़्यादा भयानक राजनीतिक धोखे का शिकार होने के बावजूद ऑरवेल ने इस क्षेत्र को क्रांतिकारी भावना को हमेशा के लिए एक सच्ची ट्रिब्यूट देना चाहते थे। इस वजह से इनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब बात करेंगे डेट एंड पब्लिकेशन हिस्ट्री की। तो ऑरवेल ने इसे कब लिखा, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑरवेल ने ये जो वर्क है, ये जो बुक है, ये कब लिखा था। तो जुलाई 1937, जुलाई 1937 में इंग्लैंड लौटते ही इन्होंने इसे लिखना शुरू, जब ये स्पेन से इंग्लैंड लौट रहे थे, है ना, स्पेन से वापस आ गए थे, तो जुलाई 1937 में इंग्लैंड लौटते ही इन्होंने इसे लिखना शुरू किया और जनवरी 1938 में इसे पूरा कर दिया। मतलब यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया जुलाई 1937 और यहाँ पे इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया, कर दिया। फिर ये छपी कब थी, यानी कि पब्लिश कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1938 में ये इंग्लैंड में क्या हुई थी, छपी थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, अब कुछ इनके पब्लिकेशन फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ऑरवेल रेगुलर पब्लिशर, जैसे कि ऑरवेल के जो पुराने और जो रेगुलर पब्लिशर थे जिसका नाम था विक्टर गोलांज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया था। तो आखिर क्यों मना कर दिया था, तो गोलांज ने बिना पढ़े ही इस वर्क को पब्लिश करने से मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि गोलांज को पता था कि इस वर्क में ऑरवेल जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना कर रहे हैं और वो फांसीवाद, जो एंटी फैसिस्ट हैं और वो फांसीवाद के खिलाफ चल रहे बड़े आंदोलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस वजह से इनके जो दोस्त थे विक्टर, उन्होंने इस वर्क को पब्लिश करने से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें ज़रूर कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना ये कर रहे हैं और वो एंटी फैसिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे इस वर्क के थ्रू, इनके जो दोस्त थे। फिर क्या हुआ, ओरिजिनल पब्लिकेशन कंटेक्स्ट इस वॉज फाइनली पब्लिश। फिर ये पब्लिश कैसे हुआ, आखिरकार इसे शेकर एंड वारबर्ग नाम के पब्लिशर ने पब्लिश किया। ये पब्लिशर का नाम है शेकर एंड वारबर्ग, बाद में यही पब्लिशर ने इसे पब्लिश किया। ये कौन थे, ये पब्लिशर था विलिंग टू प्रिंट एंटी स्टालिनिस्ट लेफ्ट विंग बुक्स। तो ये जो पब्लिशर थे ये स्टालिन विरोधी वामपंथी किताब छापने के तैयार थे, क्योंकि इनको जो स्टालिन विरोधी वामपंथी थे उनके विरुद्ध इनको किताब छापना, पब्लिश करना, ये करते थे, इनका काम ही था। तो इन्होंने ये पब्लिश कर दिया शेकर एंड वारबर्ग ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ, शुरुआत में ये जो बुक है, ये जो आपका वर्क है, शुरुआत में ये मार्केट में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ शुरुआत में, लेकिन ऑरवेल की डेथ के बाद, यानी कि ऑरवेल की डेथ कब होती है, 1950 में। 1950 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो ऑरवेल की डेथ से पहले, मतलब डेथ से पहले, यानी कि जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी उसके पहले इसकी 700 कॉपीज बिक चुकी थी।
ठीक है, मतलब 700 से भी कम कॉपीज़ बिकी थी ऑरवेल के डेथ से पहले, तो ये ध्यान रखना है। इसका लेटर एडिशन कब आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। इन द लेटर एडिशन मोस्टली पब्लिश्ड आफ्टर ऑरवेल्स डेथ, तो ऑरवेल की जब डेथ हो गई 1950 में हुई, उसके बाद इसका लेटर एडिशन आया। और उसमें क्या किया गया, इसमें 2 चैप्टर डिटेलिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, ओरिजिनली चैप्टर 5 एंड 11 वर मूव टू एंड ऑफ द बुक एज अपेंडिक्स, जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको। उसमें क्या किया गया कि उसमें ऑरवेल की जब डेथ हुई उसके बाद इनका लेटर एडिशन आया इसी वर्क का, तो उसमें क्या किया गया, जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जो बताया था, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले 2 चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 11 को क्या किया, इस बुक के लास्ट में, यानी कि इस वर्क के लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में रख दिया। तो ये ध्यान रखना है। और ऑरवेल ने खुद अपनी ज़िंदगी में ये सुझाव दिया था ताकि आम रीडर के लिए मेन कहानी को पढ़ना आसान हो जाए, ये जानबूझ के हटा दिया गया था। और ऑरवेल का ही सजेशन था ये कि जब कोई आम रीडर, जैसे हम जैसे रीडर हैं, हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो मेन कहानी है, जो ऑरवेल बताना चाहते थे हम सबको, वो मेन कहानी, हम उसको मेन कहानी को पढ़ने में हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है भाई, टाइटल क्यों लिया, क्यों नहीं लिया। अब बात करेंगे जॉनरा एंड फॉर्म के बारे में। बस इसको एक कहानी की तरह समझना कि ये स्पेन में, अभी जब मैं बताऊंगी ना तो बस एक कहानी की तरह, जैसे कोई आप अपने से भी रिलेट कर जाना, या फिर ये कह देना कि जैसे वो राइटर स्पेन गए थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था, वही सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर खुद ही यही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका जॉनरा क्या है। जॉनरा जैसे मैंने ऊपर बता दिया है, लेकिन इसमें बताइए जो बुक है, ये जो वर्क है, ये लिटरेरी मतलब कौन सी जॉनरा में, कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये सबसे पहले मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है। तो ये जो वर्क है आपका ना, ये पूरा वर्क ऑरवेल की अपनी यादें और अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ऑरवेल की जो यादें थी स्पेन की और जो उनका वहाँ पे जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया, उसी पर बेस्ड है ये वर्क। और ये किसी एक खास समय के दौरान उनकी अपनी जीवन, समझ लो कि उनका अपना क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मेमोयर हो जाता है किसी एक खास समय के बारे में बताना। वॉर राइटिंग के बारे में है, ये एक मॉडर्न युद्ध में जो सैनिक होने का जो फिजिकली, जो मेंटली है ना, जैसे कि वॉर राइटिंग के बारे में, मतलब इन्होंने युद्ध के बारे में इसमें बताया है। मॉडर्न युद्ध में एक सैनिक के साथ क्या क्या, वो फिजिकली भी टॉर्चर सहता है, मेंटली भी सहता है, जैसे कि सर्दी, दर्द, भूख, इसके बारे में इन्होंने बहुत बारीकी से वर्णन किया है, बहुत बारीकी से बताया है। मतलब जैसे कोई वॉर पे जाता है, युद्ध पे जाता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना वो सिर्फ दुश्मन से लड़ रहा है, वो वहाँ की सर्दी से भी निपटेगा, अगर वहाँ ठंडक होगा तो ठंडी से भी निपटेगा, भूख से भी निपटता है। ये सारी चीज़ें तक इन्होंने बता दी है। पॉलिटिकल राइटिंग इसमें है, मतलब इसमें इन्होंने बहुत डीपली पॉलिटिकल चीज़ों को बताया है। ऑरवेल युद्ध के इर्द गिर्द पनपने वाली जो विचारधाराएं थी, सत्ता के संघर्ष, ये जो झूठा प्रचार, लगातार जांच परख रहे थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई है। हिस्टोरिकल, तो ये पॉलिटिकल राइटिंग भी हो जाती है। हिस्टोरिकल पर्सनल टेस्टिमोनी भी है ना। तो इसमें ये एक ना डॉक्यूमेंट्स, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी ये वर्क काम करता है। ऑरवेल इसमें उन बेकसूर लोगों को निर्दोष साबित करने के लिए एक गवाह के रूप में सामने आते हैं, जिसे देश ने क्या समझ लिया था, देशद्रोह, ट्रीजन समझ लिया था। तो उन्हीं लोग को बेकसूर साबित करने के लिए ऑरवेल ने ये वर्क लिखा, और इस वर्क के थ्रू ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को देश ने क्या किया, देशद्रोही समझा, वो एक्चुअल में बहादुर थे। बस ये झूठा जो प्रचार था, ये मीडिया, ये प्रचार ने क्या किया, उसे देशद्रोही कर दिया। लेकिन अपनी इस बुक के थ्रू वो बताना चाहते हैं। बाकी ये नॉन फिक्शन है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, ध्यान रखना है। इसमें बताई गई जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल सच हैं। इसमें जो जो इवेंट्स बताया गया वो बिल्कुल सच है, ऑरवेल का आंखों देखा सच है। और कहानी जो है, कहानी जो है, नरेटर जो है वो आई करके, ठीक है, आई के नज़रिए से कहानी आगे बढ़ती है। मतलब जो नरेटर है वो आई करके, यानी कि मैं करके बता रहा है कहानी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, अब यहाँ से हमें कहानी को पढ़ने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब हम कहानी पे आने से पहले ये समझेंगे कि ऑरवेल जब स्पेन गए थे तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, एक्चुअल जो चीज़ें हुई वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद कहानी में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये क्या था, स्पेनिश सिविल वार कब से कब तक था, 1936 से 1939।
ध्यान रखना है। इस वर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्पेन का जो सिविल वॉर है, सिविल वॉर की कुछ बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट, द वॉर वॉज फॉट बिटवीन द रिपब्लिकन्स। तो यहाँ पे थोड़ा समझना, ये जो स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था 1936 से 1939 के बीच में, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये समझना किसके किसके बीच हुआ था। तो ये जो वॉर हुआ था ना, ये रिपब्लिकन्स के बीच में हुआ था और नेशनलिस्ट के बीच में हुआ था। पहले तो ये याद रखना, रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट, इन दोनों के बीच में ये वॉर हुआ था, जो सिविल वॉर हुआ था स्पेन का। अब ये रिपब्लिकन में कौन कौन आते हैं? रिपब्लिकन लेफ्ट विंग इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि चुनी हुई वामपंथी सरकार। रिपब्लिकन में कौन आता है? वो चुनी हुई वामपंथी सरकार। वामपंथी क्या होते हैं? लेफ्ट विंग किसे कहा जाता है? वामपंथी। वामपंथी ऐसे लोग जो समाज में बराबरी लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वामपंथी कहा जाता है। तो ये एक तरफ ये रिपब्लिकन था, दूसरी तरफ कौन थे? नेशनलिस्ट। अब ये नेशनलिस्ट कौन थे? ये राइट विंग मिलिट्री रेबेलियन थे, यानी कि दक्षिणपंथी सैन्य विद्रोही थे। अब ये दक्षिणपंथी क्या होता है? दक्षिणपंथी ये ना ऑर्थोडॉक्सी टाइप के लोग होते हैं, मतलब जो अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपरा, अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज को तोड़ना नहीं चाहते, है ना, उनको कायम रखने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इवन ये लोग इस टाइप के होते हैं। अभी ये जो राइट विंग है, ये जो दक्षिणपंथी है, ये इस वर्क में क्या काम कर रहे हैं? दक्षिणपंथी को ऑरवेल ने क्या कहा है? दक्षिणपंथी किसे कहा जाता है? दक्षिणपंथी मतलब ऐसे लोग जो डिक्टेटरशिप वाले हों, तानाशाही, दूसरों को, आम जनता को कुचलने वाले हों, इसे कहा गया है दक्षिणपंथी। तो इन दोनों के बीच में वॉर शुरू होता है, इन्हीं दोनों के बीच में ये वॉर होता है। मैंने यहाँ पे रिपब्लिकन भी बता दिया, नेशनलिस्ट भी बता दिया किसे कहा जाता है। तो हुआ क्या कि ये जो युद्ध हुआ, ये रिपब्लिकन और नेशनलिस्ट के बीच लड़ा गया, ठीक है। और नेशनलिस्ट में इस युद्ध को लेड किसने किया? जो नेशनलिस्ट जो ग्रुप था, उसमें इस युद्ध को नेतृत्व किसने किया? तो इस युद्ध का नेतृत्व जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने किया। ये मैं हिस्ट्री बता रही हूँ, ये रियल है पूरा, और यही चीज़ हम उनके वर्क में भी देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मैं समझाने के लिए, ताकि आप वर्क को, जब मैं इसकी कहानी बताऊँगी तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो इस युद्ध को लीड किसने किया? जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने किया। नेशनलिस्ट को, जो नेशनलिस्ट ग्रुप था, इसको लीड करने वाले जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको थे। इन्होंने यही लीड कर रहे थे। और इसमें कौन कौन से लोग थे? तो कंजर्वेटिव, ये जो आपके नेशनलिस्ट में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से ग्रुप के लोग थे? कंजर्वेटिव थे, कैथोलिक चर्च के थे, वेल्दी लैंड ओनर्स थे, फैसिस्ट थे। तो राइट विंग मिलिट्री रेबेलियन, जो मैंने बताया दक्षिणपंथी सैन्य विद्रोही, ये सारे इसमें शामिल थे, ठीक है। नेशनलिस्ट ये जो ग्रुप था, इसको लीड करने वाले जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको थे। इसमें आपके कौन कौन से लोग थे? तो इसमें आपके रूढ़िवादी लोग थे, कैथोलिक चर्च के लोग थे, अमीर जमींदार के लोग थे, और फैसिस्ट यानी फांसीवादी भी शामिल थे इस ग्रुप में, नेशनलिस्ट में। समझना, ताकि कहानी जब हम पढ़ेंगे ना तो यही सारी चीज़ें आएंगी, आपको समझना पड़ेगा। वहाँ रिपब्लिकन किसे कहा गया, नेशनलिस्ट किसे कहा गया। दे रिसीव्ड मेजर मिलिट्री हेल्प फ्रॉम नाजी जर्मनी एंड फैसिस्ट इटली। और इन्हें नाजी जर्मनी और फांसीवाद इटली से बहुत बड़ी सैन्य मदद मिलती थी। मतलब इन लोगों को हेल्प कौन करता था? तो नाजी जर्मनी और फैसिस्ट इटली के जो फांसीवाद थे और जर्मनी के जो नाजीवाद थे, इन दोनों का हेल्प, इन दोनों की सहायता मिलती थी इन नेशनलिस्ट को। समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ? द रिपब्लिकन्स, जो रिपब्लिकन्स थे, इनके बारे में बात कर रही हूँ। नेशनलिस्ट का मैंने बता दिया। रिपब्लिकन्स जो थे, दिस वॉज अ कॉम्प्लेक्स अलायंस ऑफ डिफरेंट लेफ्ट विंग ग्रुप्स डिफेंडिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो रिपब्लिकन थे, ये चुनी हुई सरकार को बचाने वाले अलग अलग वामपंथी ग्रुप का एक जटिल गठबंधन था, जो रिपब्लिकन्स थे, ठीक है। तो मैंने बताया रिपब्लिकन्स में वामपंथी आते हैं। वामपंथी जो समाज में बराबरी का जैसे बराबरी लाना चाहते हो, समाज में कहीं भी भेदभाव ना हो, है ना, चाहे मजदूर वर्ग हो, सबका एक अधिकार हो, ये कुछ इस तरह है। तो इनका एक ग्रुप था, लेकिन इनका ग्रुप एक कॉम्प्लेक्स अलायंस से बना हुआ था, एक जटिल गठबंधन से। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें लिबरल्स लोग शामिल थे, जो उदारवादी होते हैं। इसमें सोशलिस्ट शामिल थे, यानी कि रिपब्लिकन्स में कौन कौन शामिल थे? लिबरल्स जो उदारवादी होते हैं, सोशलिस्ट जो आपके समाजवादी होते हैं, कम्युनिस्ट भी शामिल थे, कम्युनिस्ट और अनार्किस्ट भी शामिल थे, जो अराजकतावादी, ये सारे इसमें शामिल थे। और इन्हें को मतलब इनकी हेल्प कौन करता था? तो इनकी मदद कहाँ से मिलती थी? इनकी मदद सोवियत यूनियन, जो रसिया का सोवियत यूनियन है ना, रसिया का सोवियत यूनियन, और इंटरनेशनल वॉलेंटियर,
है ना, इनसे मदद इनको मिलती थी। तो इस ग्रुप को इनसे मदद मिलती थी और इस ग्रुप को इन सब से मदद मिलती थी। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो स्पेन में जो सिविल वार हुआ था किसके किसके बीच हुआ, रिपब्लिकन्स नेशनलिस्ट के बीच में हुआ। इसमें कौन कौन से नेशनलिस्ट में कौन कौन आते हैं, इनको मदद किससे मिलती थी, या रिपब्लिकन्स में कौन कौन ग्रुप के लोग आते हैं, इसमें इनको मदद किससे मिलती थी। इतना समझ में आया? अब बात करेंगे आगे हम कि इंटरनेशनल वॉलंटियर, ये जो इंटरनेशनल वॉलंटियर हैं ये कितने थे। इसमें जो ये लोग किसकी तरफ गए थे, रिपब्लिकन्स में, आपके मतलब रिपब्लिकन्स में सोवियत यूनियन इनकी मदद कर रहा था, इंटरनेशनल वॉलंटियर भी इनकी मदद करते हैं रिपब्लिकन्स से। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल वॉलंटियर है इसमें अराउंड 35,000 फॉरेनर्स ट्रैवल टू स्पेन टू फाइट अगेंस्ट फैसिज्म। तो ये जो रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन दुनिया भर से लगभग 35,000 विदेशी लोग फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए स्पेन गए थे और जिनमें से आपके ऑरवेल भी थे, ये भी गए थे। तो ऑरवेल किसकी तरफ गए थे, इसी में इंटरनेशनल वॉलंटियर, इसी में रिपब्लिकन्स की तरफ से गए थे। तो इसमें भी ये लोग गए थे। तो अराउंड 35,000 लोग, फॉरेनर जो लोग थे वो स्पेन गए फैसिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए और ऑरवेल भी इसी में शामिल थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रिपब्लिकन साइड। यहाँ पे हम अगर आगे देखेंगे, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जो रिपब्लिकन्स थे ना, इनमें एकता नहीं थी। ये जो ग्रुप था रिपब्लिकन वाला जो मैंने बताया, ये जो रिपब्लिकन वाला ग्रुप था ना, ये वाला, इनमें एकता नहीं थी। ठीक है, इनमें क्या थी, एकता नहीं थी। मतलब ऑरवेल की ये जो वर्क है ना, ऑरवेल का जो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वर्क, इसमें मेन मुद्दा यही है कि रिपब्लिकन पक्ष के जो लोग थे उसमें अलग अलग वामपंथी ग्रुप के बीच में आपस में ही लड़ाई थी। रिपब्लिकन में जो अलग अलग वामपंथी के लोग थे उसमें आपस में ही नहीं जमती थी। तो इस वर्क में हमें ये देखने को मिलेगा जिसका नतीजा भी बुरा होता है। मतलब उस जब ग्रुप के 5 लोग में ही आपस में नहीं जमेगी तो कैसे दूसरे ग्रुप से लड़ पाएगा। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, और सोवियत बैक्ड कम्युनिस्ट वांटेड टू स्टॉप द वर्कर्स रिवोल्यूशन एंड फोकस ऑन ओनली विनिंग द वॉर। और जो सोवियत जो आपके बैक्ड कम्युनिस्ट थे वो चाहते थे कि मजदूरों की क्रांति को रोक दिया जाए। मतलब वहाँ पे जो रूस कह रहे हैं, जो स्पेन में जो मजदूरों की क्रांति हो रही थी, मजदूर क्रांति कर रहे थे, तो उनको रोक दिया जाए, ये लोग चाह रहे थे। ये वाले ग्रुप का, ये नेशनलिस्ट जितने भी आते हैं, चाहे नाजी जर्मनी हो चाहे ये सब हो, जितने भी, तो ये लोग चाहते थे कि वो जो मजदूरों की जो क्रांति है वो रोक दिया जाए और सिर्फ युद्ध जीतने पर ध्यान दिया जाए। लेकिन जबकि जो अनार्किस्ट थे, है ना, जो अराजकतावादी, जो स्वतंत्र मार्क्सवादी जो ग्रुप थे, जिन्हें हम POUM ग्रुप कहते हैं, तो POM ग्रुप ये मार्क्सिस्ट ग्रुप कहलाता है, तो जिन्हें हम POUM ग्रुप कहते हैं, जिसमें आपके ऑरवेल भी इसी ग्रुप में शामिल थे। जब ये स्पेन गए थे युद्ध में शामिल होने के लिए तो इसी ग्रुप में शामिल थे। ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग युद्ध भी जीतना चाहते थे और साथ ही मजदूरों की क्रांति भी पूरी करना चाहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कैटलोनिया एंड बार्सिलोना। When Orwell arrived, this reign was completely controlled by the workers and anarchists. It was a revolutionary society. जब ऑरवेल स्पेन पहुँचे तो ये क्षेत्र पूरी तरह से मजदूरों और अनार्किस्ट के कंट्रोल में था और ये पूरी तरह से एक क्रांतिकारी समाज बन चुका था। जब ऑरवेल पहली बार स्पेन गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि कैटलोनिया और जो बार्सिलोना में ये जो पूरा क्षेत्र था ये किसकी कंट्रोल में आ गया था। यहाँ पे किसकी सत्ता चल रही थी, अनार्किस्ट की और वर्किंग क्लास की सत्ता चल रही थी, मजदूर वर्ग की क्लास की सत्ता चल रही थी। और ये पूरा बिल्कुल कैसा हो गया था, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी हो चुकी थी, जो ऑरवेल को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, ऑरवेल अराइवल इन स्पेन। ऑरवेल जब गए वहाँ पे, ऑरवेल क्यों गए थे, स्पेन क्यों गए। ऑरवेल ओरिजिनली वेंट टू स्पेन इन दिसंबर 1936। तो ऑरवेल वहाँ पे क्यों गए स्पेन, तो ऑरवेल देखा जाए तो मेनली देखा जाए दिसंबर 1936 में अखबारों के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए, कि अखबारों के लिए रिपोर्टिंग यानी राइटिंग लिखने के इरादे से ही स्पेन गए थे। जैसे इनको कुछ न्यूज़ चाहिए, वहाँ पे हो रहा है सिविल वार, तो मुझे न्यूज़ चाहिए तो मैं अपने न्यूज़पेपर में उसको लिखूँ। तो इसके लिए ये कहाँ गए थे, स्पेन गए थे दिसंबर 1936 में। और जब वहाँ पे ये पहुँचे, ये भी ध्यान रखना है, वहाँ पे जब ये पहुँचे, ही वेंट टू गैदर फैक्ट बट अपॉन सीइंग द सिचुएशन ही इमीडिएटली फेल्ट ही हैड ज्वाइन द फाइट अगेंस्ट फैसिज्म।
जब वो वहाँ पहुँचे तो वो केवल जानकारी और फैक्ट जुटाने गए थे कि वहाँ का जो जानकारी है, जो फैक्ट है, वही जुटा के मैं अपने न्यूज़पेपर में रखूँ। लेकिन जब ये देखे वहाँ की हालात को देखकर इन्होंने तुरंत फील किया कि इन्हें भी फैसिज्म के खिलाफ इस लड़ाई में हथियार उठाकर शामिल होना चाहिए, मतलब मुझे भी लड़ना चाहिए। जब वहाँ पे ये पहुँचे तो देखें कि फैसिज्म के खिलाफ मुझे भी लड़ना चाहिए, मेरी भी ज़रूरत है। फिर क्या था, ये बार्सिलोना पहुँच गए। ठीक है, उन्होंने सेम ऐसा किया। ही फाउंड सिटी वेयर द वर्किंग क्लास वॉज कम्प्लीटली इन चार्ज, द वेल्दी क्लासेस हैड फ्लेड और वर हाइडिंग। फिर ये बार्सिलोना पहुंचते हैं। अब बार्सिलोना जब ये पहुंचते हैं तो देखते हैं बार्सिलोना एक ऐसा शहर ये पाते हैं कि जहां मजदूर वर्ग की पूरी तरह से राज था। अमीर वर्ग जो थे या तो शहर छोड़कर भाग गया था या छिप कर रह रहे थे। सिर्फ मजदूरों का ही सत्ता चल रही थी बार्सिलोना शहर में। फिर क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन, ये सब देख कर जब ऑरवेल ये सब देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि हर जगह इक्वालिटी देखी है ना। वो देखते हैं कि बार्सिलोना शहर में हर जगह इक्वालिटी है। वेटर जो है वो कस्टमर की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। टिप देने पर पाबंदी लगी हुई है ना। और महंगे और फैशनेबल जो कपड़े हैं उनकी जगह पर खुरदरे आम कपड़ों ने ले ली थी। मतलब महंगे फैशनेबल कपड़े नहीं बिक रहे थे, खुरदरे आम कपड़े बिक रहे थे। फिर उन्होंने एक ऐसा शहर, मतलब उन्होंने इसे ऐसा शहर कहा जहाँ ही कॉल्ड इट अ टाउन वेयर द वर्किंग क्लास वॉज इन द शेडल। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी ना तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा शहर है जहाँ मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता की लगाम थी। तो तब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रेस हो गए थे। तब ये मजदूर वर्ग के लिए इनके अंदर जो ट्रिब्यूट था, जो सम्मान था, तब वहाँ पे उन्होंने होमेज लिखा और कैटलोनिया लिखा कि कैटलोनिया के बार्सिलोना शहर ऐसा था। फिर क्या था, द डिसीजन टू द ज्वाइन टू द मिलिशिया। फिर ये भी क्या किए, ये भी मिलिशिया में शामिल होने का फैसला कर लिए। यानी कि इंसानी समानता के इस अद्भुत माहौल से प्रेरित होकर ये जब देखे ना वहाँ के बार्सिलोना शहर में जो वर्किंग क्लास के अंदर इतनी एकता है, ये सारी चीज़ें देखकर इन्होंने भी फैसला कर लिया कि मुझे मिलिशिया एक नागरिक सेना है, इसमें शामिल होने के लिए इन्होंने भी फैसला कर लिया। और ऑरवेल क्या करते हैं, ऑरवेल ज्वाइंड अ मिलिशिया टू फाइट एट द फ्रंट। ऑरवेल मोर्चे पर लड़ने के लिए मिलिशिया में शामिल हो जाते हैं। ये मिलिशिया एक वो होती है, नागरिक सेना है। इसमें ये अपने आप को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर क्या है, फिर ऑरवेल मोर्चे पर लड़ने के लिए एक मिलिशिया में शामिल हो गए, मोर्चे पे लड़ने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, ज्वाइन द मिलिशिया ऑफ POUM, वर्कर्स पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यूनिफिकेशन। ये पूरा फुल फॉर्म है POUM का। ठीक है, फिर क्या होता है ये, तो ये किस मिलिशिया में शामिल हुए थे ये भी ध्यान रखना। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि इन्होंने मिलिशिया में शामिल होने का फैसला कर लिया था। अब मिलिशिया क्या है, एक नागरिक सेना है जो मोर्चे पर रहती है। जब युद्ध वगैरह होता है तो वहाँ पे युद्ध करती है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ है। अब यहाँ पे इन्होंने किस मिलिशिया में ज्वाइन किया था तो ये भी ध्यान रखना है। ये POUM, ये एक वर्किंग पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यूनिफिकेशन का एक ग्रुप था POUM। इसी मिलिशिया में ये शामिल होते हैं, यानी कि इसी ग्रुप में ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें ये ना ऐसा नहीं कि ये ग्रुप ने इन्हें पैसे वैसे दे के शामिल करने के लिए कहा था, नहीं, ये अपनी ईमानदारी से इस ग्रुप में जोड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है ये ग्रुप काफ़ी ईमानदार है। तो ये देखकर इस ग्रुप में ये शामिल होते हैं कि इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये POUM से जुड़ जाते हैं, इसी ग्रुप में ये शामिल हो जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि हम ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में ये अपने मतलब ये जो ग्रुप था ना, ये वफादारी के लिए जाना जाता था। पॉलिटिकल वफादारी में, मतलब पॉलिटिकल चीज़ों में काफ़ी वफादारी करता था ये ग्रुप। तो इस वजह से ये इसमें शामिल हो गए थे क्योंकि इनके पास इंग्लैंड का एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसका नाम था ILP। ये भी एक ग्रुप है, इंग्लैंड का एक पॉलिटिकल ग्रुप है। तो इनका मतलब ये जो ग्रुप था, पॉलिटिकल ग्रुप ILP का इंट्रोडक्शन लेटर था जिसके तौर पर ये POUM से जुड़ गए थे। ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, ऑरवेल एट द एरागॉन फ्रंट। ऑरवेल मोर्चे पर, एरागॉन मोर्चे पर ऑरवेल। फिर क्या था, ये शामिल तो हो गए। फिर ऑरवेल टाइम एट द एरागॉन फ्रंट डिस्ट्रॉय एनी रोमांटिक आइडियाज़ ही हैड अबाउट वॉर। अब ये हम लोग को लगता है ना कि एरागॉन मोर्चे पर तो सैनिक जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, है ना, कितना रोमांटिक ये रहता है कि वॉर के बारे में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे जो भी इंसान सोचता हो कि हाँ एरागॉन फोर्ट पर, एरागॉन मोर्चे पर जो युद्ध होता है वहाँ पे सैनिक लड़ रहे होंगे बहादुरी से, लेकिन वहाँ की असलियत को दिखाया इन्होंने।
वहाँ की असलियत को बताया है, वहाँ की लिविंग कंडीशन को बताते हैं। ठीक है, जब एरागॉन के मोर्चे पर बिताए गए जो भी समय है युद्ध के बारे में, ऑरवेल ने सारे रोमांटिक ख्याली पुलाव को चकनाचूर कर दिया। इनको लगता था कि वहाँ जाएंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, हमारे लिए व्यवस्था अच्छी होगी, है ना। वहाँ पे हम जाएंगे, एरागॉन मोर्चे पर जाएंगे युद्ध में लड़ने के लिए, तो हमारे लिए अच्छी व्यवस्था होगी। मतलब ये जो इन्होंने अपना एक ख्याली पुलाव बनाया होगा, है ना, इमेजिन किया होगा। लेकिन जब वहाँ जाते हैं, वहाँ की हालात देखते हैं, तब इनके सारे ख्याली पुलाव चकनाचूर हो जाते हैं। अब वहाँ के हालात क्या है इन्होंने बताया है। लिविंग कंडीशन, रहने के हालात इन्होंने बताए हैं। रियलिटी वॉज नॉट हीरोइक एक्शन बट मड, फ्रीजिंग कोल्ड, आइस, रैट्स, ट्रिबल स्मेल्स। वहाँ पे बताया इन्होंने कि युद्ध की असलियत कोई वीरतापूर्ण एक्शन नहीं है, बल्कि वहाँ की कीचड़, जमा देने वाली ठंड, जुएं, चूहे, भयानक बदबू, ये सब सहने पड़ रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि लड़ रहे हैं, लड़ने का कोई वीरतापूर्ण एक्शन हम बताएं। वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ रही थी। वेपन्स का भी इन्होंने बताया कि हथियार कैसे थे, हमें हथियार कैसे दिए गए। तो रिपब्लिकन मिलिशिया वर ट्रिबल इक्विप्ड, ऑरवेल वॉज शॉक्ड बाय द लैक ऑफ इक्विपमेंट। तो रिपब्लिकन सेनाओं के पास बहुत घटिया हथियार थे, ये भी इन्होंने बताया कि वहाँ पे हथियार कैसे दिए गए, बहुत घटिया हथियार थे। साजो सामान की भयानक कमी देखकर ऑरवेल हैरान रह गए थे। राइफलें इतनी पुरानी थी बार बार जाम हो जाती थी, और तोपे खाने में लगभग ना के बराबर थी। आर्टिलरी में एकदम ना के बराबर थी राइफलें। तो वहाँ की सारी सच्चाई इन्होंने बताई। बोर्डम एंड इनएक्शन के बारे में बताया कि वहाँ पे कितनी बोरियत होती थी, कितनी सुस्ती लगती थी। हम एक गए हैं लड़ने, मतलब हम एक एरागॉन के मोर्चे पर हैं और यहाँ युद्ध लड़ने आए, दुनिया तो हमें ये जान रही है, बट एक्चुअल में यहाँ का क्या हाल है। फिर उन्होंने बोर्डम एंड इनएक्शन के बारे में बताया कि वहाँ की बोरियत, वहाँ की सुस्ती, लगातार गोलीबारी, लड़ाई, मतलब लगातार गोली और लड़ाई के बजाय ऑरवेल को मोर्चे पर कभी ना खत्म होने वाली बोरियत का भी सामना करना पड़ा, वो भी इन्होंने बताया। ज़्यादातर दिनों में कुछ नहीं होता था, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी ज़्यादातर दिनों में। दोनों सेनाएं क्या करती थी, एक दूसरे पर गोली चलाने से ज़्यादा दूर ही घाटियाँ जो होती थी ना, घाटियों के पार एक दूसरे पर चिल्लाती थी, गालियाँ देती थी। गोलियाँ कम चलती थी, बस एक दूसरे पर चिल्लाती थी, गालियाँ देती थी, वहाँ पे लड़ाई नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि वहाँ पे क्या होता था। फूड और हाइजीन का कैसा मतलब खाना और साफ सफाई कैसी थी वहाँ पे। तो भोजन की बहुत ज़्यादा स्कार्सी थी, खाने की बहुत कमी थी, जो मिलता था वो भी बहुत ख़राब क्वालिटी का होता था। नहाना धोना तो लगभग नामुमकिन था, आग जलाने के लिए लकड़ी मिलना भी बहुत मुश्किल का काम था। ये सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ के हालात बताए। ठीक है, एरागॉन के मोर्चे पर जब ये खुद गए वहाँ पे, तो वहाँ के ये सारे हालात ये बताएं कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बंदा कुछ और सोच के गया, वहाँ पे कुछ और हो रहा है। रिलेशन बिटवीन सोल्जर्स, और वहाँ पे जो सिपाही रहते थे उनके बीच रिश्ता कैसा था, तो ये भी बताया इन्होंने कि इतनी मिजरी होने के बावजूद, इतनी भयानक दुर्दशा होने के बावजूद ऑरवेल को सैनिकों के बीच में एक कॉमरेडशिप, यानी कि भाईचारे की बहुत ही शानदार भावना देखने को मिलती कि आपस में भाईचारा था। एक चीज़ की इन्होंने तारीफ़ की कि इतना मिजरी, इतनी भयानक दुर्दशा होने के बावजूद ऑरवेल ने देखा कि सैनिकों के बीच में भाईचारा है। वहाँ कोई पारंपरिक सैन्य रैंक या अफसरों को सल्यूट करने का नियम नहीं था, जैसे बड़े ऑफिसर भी हैं तो उनको सल्यूट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। आदेशों पर आपस में चर्चा की जाती थी, ना कि सिर्फ आंख मूंद कर उन्हें माना जाता था। ये सारी चीज़ें भी इन्होंने बताई। ऑरवेल का ऑब्जर्वेशन, ऑरवेल ने अपना नज़रिया बताया। इन सब के बाद ऑरवेल ने यह भी फील किया कि मॉडर्न युद्ध कोई बहादुरी की कहानी नहीं है। ठीक है, ये भी इन्होंने फील किया, जो मॉडर्न वॉर है, मॉडर्न जो युद्ध हुआ वो कोई बहादुरी की कहानी नहीं, बल्कि ज़्यादातर अगर कोई कहानी है तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट की, यानी कि बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट सहना और बैड मैनेजमेंट को झेलने का ही दूसरा नाम है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। वहाँ पे मॉडर्न वॉर को इन्होंने कोई बहादुर, जैसे ये गए थे मॉडर्न वॉर पे गए थे तो वहाँ की बहादुरी की कहानी लिखते नहीं, वहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें इन्हें झेलनी पड़ती थी, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। तो ये था इनका हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड, मैंने पूरा बता दिया। यही चीज़ें अब इनके वर्क में भी हमें पढ़ने को मिलेगी। चाहे तो मैं इतना ही पढ़ा दिया तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन वर्क भी पढ़ना ज़रूरी है, जो इनका एक्चुअल जो वर्क है। यही सारी चीज़ें इन्होंने अपने वर्क में भी बताई है, तो बार बार वही चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब हिस्ट्री का जो इन पे बीता था वो सारी चीज़ें, जो रियलिटी थी वो मैंने बताया। अब यही सेम चीज़ इन्होंने अपने वर्क में भी बताया है। तो यहाँ पे देखिए वर्क का पूरा है, तो हम वर्क को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट जो हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे,
बाकी वो समझाने का था, ठीक है। अब जो इनका वर्क है ये होमेस टू कैटेलोनिया, ये चैप्टर वाइज में है। तो चैप्टर वाइज चैप्टर 1 और 3 में हम देखेंगे अराइवल एंड द फ्रंट, है ना। इस वर्क को समझने के लिए इसमें इसे कुछ मतलब कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 3। चैप्टर 1 से लेके 3 में हम देखेंगे क्या दिखाया गया है इस वर्क में। तो ये जो वर्क है ये शुरू होता है दिसंबर 1936, है ना। तो चैप्टर 1 में हम ये देखेंगे कि स्पेन ये पहुंचते हैं और युद्ध का मोर्चा चैप्टर 1 से लेके 3 में ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो बुक है, ये जो वर्क है, ये शुरू होता है दिसंबर 1936 से होता है। ऑरवेल अराइव्स इन बार्सिलोना एंड इज अमेज्ड बाय द रेवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर। द वर्किंग क्लास controls the city. He meets an Italian militiaman whose face becomes a symbol of anti-fascist spirit for Orwell. Wanting to fight, Orwell joins to POUM militia. After brief useless training with wooden rifles, he is sent to the Aragon front near Zaragoza. He discovers the trench warfare is mostly about fighting the cold, gathering firewood, and dealing with the tribal food, lies, and boredom. The weapons are dangerously old. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मैंने ऊपर बताया, अगर आपके दिमाग में कहानी होगी तो वही चीज़ इसमें है। अब इस वर्क में चैप्टर 1 से लेके 3 में हम देखेंगे कहानी शुरू कैसे होती है, इस वर्क की या इस बुक की कहानी कैसे शुरू होती है। तो इस वर्क की शुरुआत दिसंबर 1936 से होती है। ऑरवेल जो हैं वो बार्सिलोना पहुंचते हैं दिसंबर 1936 में, ये बार्सिलोना पहुंचते हैं। तो बार्सिलोना कैटेलोना की ही राजधानी है बार्सिलोना, और कैटेलोना कहाँ है, स्पेन में ही है, स्पेन की एक जगह है, ठीक है, उसमें ये बार्सिलोना शहर है। तो वहाँ ये पहुँचते हैं, और वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं, वहाँ का जो क्रांतिकारी माहौल देखकर ना हैरान रह जाते हैं। वहाँ का माहौल कैसा रहता है, पूरे शहर पर मजदूर वर्ग का कंट्रोल होता है, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उन्हीं का कंट्रोल होता है बार्सिलोना शहर पर। और वहाँ एक इटालियन सैनिक से ये मिलते हैं जिसका चेहरा ऑरवेल के लिए फांसीवाद विरोधी भावना का प्रतीक बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लड़ने की इच्छा के कारण ऑरवेल क्या करते हैं, अब लड़ना चाहते हैं तो ऑरवेल क्या करते हैं, POUM मिलिशिया नाम के एक नागरिक सेना में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, इस सेना में ये शामिल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, लकड़ी के राइफलों के साथ बेकार सी ट्रेनिंग, मतलब जब इस सेना में पहुंचते हैं फिर क्या होता है, लकड़ी की राइफल के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, और ये सारी बेकार सी ट्रेनिंग के बाद इन्हें जोरगोजा, ये ध्यान रखना है, जारागोजा है, मतलब जब इस सेना में शामिल होते हैं तो भाई ट्रेनिंग वगैरह तो होगी, ट्रेनिंग वगैरह के बाद इन्हें जारगोजा के पास एरागॉन, ये भी ध्यान रखना, जारगोजा के पास एरागॉन के मोर्चे पर भेजा जाता है इन्हें। और जब ये वहाँ जाते हैं, जारगोजा के एरागॉन मोर्चे पर जब जाते हैं तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि वहाँ की जो ट्रेंचेस हैं, जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनको पता चलता है वहाँ की जो ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस मतलब खाइयाँ, वहाँ की जो खाइयों की लड़ाई का मतलब दुश्मन से लड़ना नहीं है, बल्कि वहाँ पे खाइयाँ होती थी। तो ऐसा लगता था इनको, ये सोच के गए थे कि वहाँ पे दुश्मन से लड़ना है। जब इनको जारगोजा के एरागॉन मोर्चे पर भेजा जाता है तो इन्हें लगता है कि वहाँ दुश्मन से लड़ाई करनी है। खाइयों में जब ये जाते हैं तो पता चलता है वहाँ दुश्मन से नहीं लड़ना है, बल्कि वहाँ की जो कड़ाके की ठंड है उससे आपको बचना है, लकड़ियाँ इकट्ठा करना है, बेहद ख़राब खाना, जूं तक पड़ जाते थे, इतनी गंदगी होती थी, भयानक बोरियत को झेलना है। और उनके हथियार भी, वहाँ के जो हथियार वगैरह होते थे, राइफल वगैरह, वो इतने पुराने थे, इतने खतरनाक थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक, समझ में आ गया। उसके बाद हम पहुँचते हैं चैप्टर 4 से चैप्टर 6 में, और चैप्टर 4 से चैप्टर 6 में इन्होंने क्या बताया, जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं जारगोजा के एरागॉन मोर्चे पर, तो वहाँ पे देखते हैं कि खाइयों में लड़ाई नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, वहाँ की जो कड़ाके की ठंड है उन सबसे बचना है। कैसे अपने आप को बचा के रखें, वहाँ दुश्मन से नहीं लड़ने से ज़्यादा तो अपने आप को बचाना ज़रूरी है, बहुत कड़ाके की ठंड है। तो इस चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में इन्होंने बताया ट्रेंच वॉरफेयर एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़, खाइयों का युद्ध इन्होंने बताया, और राजनीतिक जो असलियत थी वो इन्होंने इसमें दिखाया चैप्टर 4 से 6 के बीच में। अच्छा, क्या बताया, ऑरवेल इज ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट पोजीशन नियर ह्यूस्का। ही डिटेल्स द एक्सट्रीम कोल्ड एंड द डिप्रेसिंग रियलिटी ऑफ वॉर। देयर इज ऑलमोस्ट नो मिलिट्री एक्शन, जस्ट ओकेजनल स्नाइपर फायर एंड पेट्रोल्स। In chapter 5,
Often an appendix, Orwell breaks the narrative to explain the complex political situation in Spain, detailing the differences between the anarchists, the POUM and the Soviet-backed communist. He explain, यहाँ तक देखते हैं पहले, ठीक है, अच्छा पूरा ही कर लेते हैं, इसी में पूरा बता दूंगी मैं. He explains how the communists are growing stronger and suppressing the revolutionary groups to the win favor and middle-class capitalist nations. In Chapter 6, Orwell participates in a night attack on a nationalist position. It is confusing, frightening and physically exhausting but successful. अब इसमें हमने चैप्टर 4 से चैप्टर 6 में इन्होंने क्या बताया, आगे की कहानी ये क्या बताते हैं कि जब ये पहुंच गए वहाँ पे, जब इन्हें जारागोजा के एरागोन मोर्चे पे भेजा जाता है तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ तो लड़ाई से ज़्यादा हमें वहाँ की ठंडक से बचना है. जब ये खाइयों में जाते हैं, वहाँ की खाइयों की जो लड़ाई है उसका मतलब दुश्मन से लड़ना नहीं, बल्कि वहाँ की जो ठंडक है उससे बचना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना. भाई ठंडक से बचने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, वहाँ का बेहद ख़राब खाना वो खाना, और इतनी गंदगी, इतनी ज़्यादा गंदगी कि सर में जूं तक पड़ जाती थी और वहाँ एक भयानक बोरियत होती थी. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई. फिर आगे ये बताते हैं, फिर ऑरवेल का तबादला हो जाता है. ऑरवेल को ट्रांसफ़र करके कहाँ भेज दिया जाता है, ह्यूस्का. तो ह्यूस्का के पास एक दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना. मतलब वहाँ से जारागोजा से इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, ह्यूस्का के पास एक दूसरी जगह कर दिया जाता है इनका ट्रांसफ़र. फिर क्या होता है, ये वो भयानक ठंड और युद्ध के उदास कर देने वाली सच्चाई के बारे में विस्तार से बताते हैं कि जब वहाँ पे वो थे तो वहाँ का जो भयानक ठंड था और वहाँ का जो हम युद्ध लड़ने के लिए गए थे, वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं. ये बताते हैं कि ही डिटेल्स द एक्सट्रीम कोल्ड एंड डिप्रेसिंग रियलिटी ऑफ वॉर. बताते हैं देयर इज़ ऑलमोस्ट नो मिलिट्री एक्शन. जब ये वहाँ पर थे वहाँ कोई बड़ा हमला नहीं होता था, बस कभी कभार छिपकर गोलियाँ चलती थी, है ना, जस्ट ओकेजनल स्नाइपर. कभी कभार ये बताते हैं कि वहाँ पर कोई बड़ा हमला नहीं होता था, बल्कि कभी कभार छिपकर गोलियाँ चलाई जाती थी, गोलियाँ चलती थी, या फिर पेट्रोल्स होते थे. पेट्रोल्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, गश्त होता है, ठीक है. और स्नाइपर फायर, गोलियाँ, ये स्नाइपर उसे कहा जाता है जो पक्का निशानेबाज होता है ना. तो ये ध्यान रखना, गोली चलाने में जो पक्का निशानेबाज होता है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पे था तो भयानक ठंड तो थी, लेकिन वहाँ पे अगर हम युद्ध के बारे में बात करें तो वहाँ पे कोई बड़ा हमला नहीं होता था, बस कभी कभार छिपकर गोलियाँ चलती थी या फिर गश्त होते थे, पेट्रोल्स होते थे. फिर इन्होंने चैप्टर 5 को हटा दिया गया ना, चैप्टर 5 को इसी वर्क के लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में जोड़ा. तो इन्होंने क्या किया, चैप्टर 5 में इन्होंने क्या बताया था, यहाँ पे मैं बता दूँ. चैप्टर 5 में ऑरवेल ने कहानी रोक कर स्पेन की उलझी हुई जो पॉलिटिकल है उसको समझाना चाहते थे. चैप्टर 5 में इसको समझाते हैं, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. अब जो कहानी ये बता रहे थे वहाँ जब ये थे मोर्चे पर, तो वहाँ की ठंड वगैरह, वहाँ के युद्ध के बारे में बता रहे थे, लेकिन जैसे ही चैप्टर 5 आता है ये रुक जाते हैं. इसमें जब रुक जाते हैं तो चैप्टर 5 में ये बताते क्या है, चैप्टर 5 में ये अपनी थोड़ी सी पॉलिटिकल जो इस सिचुएशन है, स्पेन की जो उलझी हुई पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको समझाने लग जाते हैं. ये बताते हैं कि कैसे सोवियत बैक्ड जो कम्युनिस्ट हैं वो मजबूत हो रहे हैं और जो पूंजीवादी देशों के साथ पाने के लिए क्रांतिकारी ग्रुप को दबा रहे हैं. ये चैप्टर 5 में इन्होंने बताया, जो कि हटा दिया गया है अभी के लिए. फिलहाल जब सेकेंड इसका आता है एडिशन तो उसमें हटा के इसको लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में जोड़ दिया जाए, लेकिन इन्होंने बस इसे बताया, यानी कि स्पेन की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह के बारे में चैप्टर 5 में बताया. फिर ये कहानी पे आते हैं चैप्टर 6 में. यहाँ पे फिर बताते हैं ही एक्सप्लेन हाउ द कम्युनिस्ट आर ग्रोइंग स्ट्रॉगर एंड सप्रेसिंग द रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ठीक है, यहाँ तक बताते हैं. फिर आगे ये जब ये चैप्टर 6 में आते हैं तो बताते हैं ऑरवेल जो थे, ऑरवेल नेशनलिस्ट की जगह पर एक रात के हमले में हिस्सा लेते हैं, एक नाइट अटैक में ये हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं चैप्टर 6 में. यहाँ तक ये बताते हैं चैप्टर 5 में. तो इतना याद रखना, चैप्टर 5 पूछा भी जाए तो स्पेन की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जो हटा भी दिया गया है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वो. फिर चैप्टर 6 में ये क्या बताते हैं, चैप्टर 6 में बताते हैं कि फिर आगे ये बताते हैं कि मैं नेशनलिस्ट की जगह पर एक रात के हमले में हिस्सा लेता हूँ, ठीक है. और ये जो हिस्सा लेता है, ये हमला बहुत ही कंफ्यूज करने वाला होता है, डरावना होता है, थका देने वाला होता है, लेकिन ये इसमें सफल होते हैं. ये सारी चीज़ें ये बताते हैं कि मैंने एक बार नाइट अटैक हो रहा था, मतलब रात के हमला हो रहा था, उसमें मैंने हिस्सा ले लिया. किसकी जगह पर, नेशनलिस्ट की जगह पर.
फिर उसमें सफल भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो अपनी कहानी बता रहे हैं जब वो वहाँ मोर्चे पर थे। फिर उसके बाद चैप्टर 7 से चैप्टर 9 आता है। चैप्टर 7 और 9 में ये क्या बताते हैं, रिटर्न टू बार्सिलोना एंड द मे डेज। फिर क्या होता है, आफ्टर 115 डेज एट द फ्रंट ऑरवेल गेट्स लीव एंड रिटर्न्स टू बार्सिलोना इन लेट अप्रैल 1937। ही इज शॉक्ड बाय द चेंज, द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट इज डेड, द वेल्दी आर बैक, class division have returned, and there is a deep tension between the different republican political function. In May, this tension explored into violence. The May Days, the communist controlled police tried to take over the anarchist controlled telephone exchange building. Street fighting breaks out across Barcelona. Orwell spent days guarding a POUM building on a rooftop. The fighting eventually stops, but the communists use the event as an excuse to declare the POUM illegal and accuse them of being fascist spies. फिर क्या होता है, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में ये बताते हैं। अभी तक ये क्या बता रहे थे, ये सारी चीज़ें ये कहाँ थे, जब ये जारगोजा के उस मोर्चे पर थे। हालांकि इनका थोड़ा सा ट्रांसफ़र भी हो जाता है, यूस्का में आ जाता है, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। तो ये पूरा उसी की कहानी बताते हैं, जारगोजा के जब एरागोन मोर्चे पर ये थे वहाँ की पूरी कहानी बताते हैं कि वहाँ क्या क्या इनके साथ हुआ। फिर जब हम यहाँ पहुँचते हैं, जब चैप्टर 7 आता है, चैप्टर 7 और 9 में ये क्या बताने वाले हैं, चैप्टर 7 और 9 में ये बार्सिलोना वापस आते हैं और मे डेज़ के बारे में बताते हैं। तो बार्सिलोना ये वापस आते हैं। तो जब बार्सिलोना आते हैं ना, मोर्चे पर 115 दिन बिताने के बाद ऑरवेल को छुट्टी मिलती है और ये अप्रैल 1937 के अंत में ये बार्सिलोना लौटते हैं। जिस शहर को जब ये पहली बार बार्सिलोना आए थे ना, तब ये बार्सिलोना को कैसे देखते थे कि बार्सिलोना शहर में सिर्फ वर्किंग क्लास का ही सत्ता चल रही है, कोई भेदभाव नहीं है ना, सारे इक्वालिटी ये देखते हैं। तो कितने खुश होते हैं, कितने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन फिर ये चले जाते हैं जारगोजा के उस मोर्चे पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये लौटते हैं 115 दिन के बाद ये मोर्चे से वापस आते हैं। मोर्चे पर 115 दिन बिताने के बाद ऑरवेल की जब छुट्टी ख़त्म होती है तो वो अप्रैल 1937 के अंत में बार्सिलोना दोबारा आते हैं। ये दोबारा है, ठीक है, बार्सिलोना शहर दोबारा आते हैं। जैसे ये पहुंचते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। वह वहाँ के चेंजेस को देखकर सदमे में आ जाते हैं। वहाँ पे चेंजेस ये हुआ कि शहर की क्रांतिकारी जो भावना थी वो मर चुकी। अमीर लोग वापस आ गए, है ना, अमीर लोग वापस आ गए। अमीर गरीब का फिर से भेदभाव शुरू हो गया और जो रिपब्लिकन जो ग्रुप था उनके बीच बहुत ज़्यादा गहरा तनाव पैदा हो गया। फिर क्या होता है, मई में ये तनाव एक भयानक हिंसा में बदल जाता है जिसे द मे डे कहा गया है। ठीक है, मतलब फिर से एक वॉर होता है, एक लड़ाई होती है मई में, और मई में एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई को द मे डेज कहा गया है। जब ये बार्सिलोना पहुंचते हैं तो ये देख के इनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ कुछ और था, और जब मैं पूरे 115 दिन बाद आ रहा हूँ मोर्चे से फिर से, तो यहाँ पे देख रहा हूँ सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो मजदूर की सत्ता चल रही थी वो सब खत्म, है ना। अमीर लोग फिर से आ गए, अमीर गरीब का फिर से भेदभाव शुरू हो गया, और रिपब्लिकन जो ग्रुप थे उनके बीच काफ़ी टेंशन पैदा हो गया, और यही टेंशन एक भयानक हिंसा में बदल जाता है जिसे द मे डेज कहा जाता है। तो ये हुआ ये था कि जो कम्युनिस्ट पुलिस थे वो एक टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो टेलीफोन एक्सचेंज जो बिल्डिंग थी जिस पर युद्ध की शुरुआत से अनार्किस्ट का कब्जा था, ठीक है, और इसी पे ये लोग क्या कर रहे थे, कम्युनिस्ट पुलिस क्या कर रहे थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर ऑलरेडी अनार्किस्ट का कब्जा था। तो पूरी बार्सिलोना की सड़कों पर लड़ाई छिड़ जाती है इसी वजह से। और ऑरवेल जो है ये कई दिनों तक, ठीक है, ऑरवेल जो है ये कई दिनों तक एक छत पर बैठकर POUM की बिल्डिंग की रखवाली करते हैं। और लास्ट में इवेंचुअली क्या होता है, लास्ट में लड़ाई रुक जाती है, लेकिन कम्युनिस्ट इस घटना का फ़ायदा उठाकर ये जो POUM को इलीगल घोषित कर देते हैं। इस ग्रुप को, कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, वो इस ग्रुप को क्या कर देते हैं, इलीगल घोषित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इन पर फांसीवाद जासूस होने का झूठा आरोप लगा दिया जाता है, जिस ग्रुप में आपके ऑरवेल शामिल थे। इसी ग्रुप में शामिल थे ऑरवेल। और जो कम्युनिस्ट होते हैं इस ग्रुप को क्या कर देते हैं कि ये लोग फांसीवाद के जासूस हैं, यानी कि देश के गद्दार हैं। तो इनको फंसा दिया जाता है, कम्युनिस्ट जो ग्रुप होता है वो इनको फंसा देता है और इन्हें इलीगल घोषित कर देते हैं और इन पर फांसीवाद जासूस होने का झूठा आरोप लगा देते हैं। और इसी में आपके ऑरवेल साहब थे, इसी ग्रुप के ये भी एक मेंबर थे।
फिर क्या होता है, चैप्टर 10 एंड 12 में ये क्या बताते हैं, चैप्टर 10 एंड 12 में ये बताते हैं, फिर चैप्टर 10 एंड 12 में ये बताते हैं, ऑरवेल रिटर्न्स टू द फ्रंट। A few weeks later, he is shot through the neck by a fascist sniper. He survives by the miracle. He is transported through a series of chaotic hospitals of Lerida and the Tarragona. While he is recovering, the political situation worsens. Chapter 11, often an appendix, defend the POUM against the false press reports claiming they betrayal the republic. फिर क्या होता है, धोखा होता है इन लोगों के साथ। ये जो POUM ग्रुप था ये काफ़ी वफादार ग्रुप था और इसी ग्रुप में ऑरवेल शामिल थे और इस ग्रुप को कम्युनिस्ट ने क्या किया, गद्दार साबित कर दिया था, ये कहकर कि ये लोग फांसीवाद के क्या थे, जासूस हैं, ये कहकर गद्दार साबित कर दिया गया था स्पेन में। ठीक है, ये लोग भी गए थे ना स्पेन में लड़ने के लिए कम्युनिस्ट के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ ही लड़ने गए थे और इनको फांसीवाद का जासूसी साबित कर दिया गया था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 10 एंड 12 में क्या होता है। चैप्टर 10 और चैप्टर 12 में ऑरवेल क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मेरे ग्रुप को फंसा दिया गया है तो ऑरवेल फिर से फ्रंट पे वापस आ जाते हैं। फ्रंट मतलब मोर्चा, जो मोर्चे पे वो 115 दिन बिताए थे, जिस मोर्चे की कहानी ये बता रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑरवेल मोर्चे पर वापस लौट आते हैं और कुछ हफ्तों बाद एक फांसीवाद स्नाइपर उनकी गर्दन के आर पार गोली मार देता है। स्नाइपर मैंने जस्ट बताया कि स्नाइपर किसे कहा जाता है, स्नाइपर मतलब जो पक्के निशानेबाज होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो एक फांसीवाद स्नाइपर था जो इनकी गर्दन के आर पार गोली मार देता, मतलब गले पे मारता है लेकिन वो गोली क्या हो जाती है, सट के निकल जाती है, मतलब बच जाते हैं ये। और ये ना मिरेकली अगर देखा जाए तो ये बच जाते हैं। गोली जो होती है, जो इनकी मेन नस होती है ना, मेन नस से कुछ ही मिलीमीटर दूर से निकल जाती है और तुरंत इन्हें कहाँ ले जाया जाता है, इन्हें तुरंत अस्त व्यस्त हॉस्पिटल से होते हुए लेरिडा और फिर टैरागोना ले जाया जाता है। लेरिडा और टैरागोना में हॉस्पिटल्स थे, यहीं पे ले जाया जाता है। जब ये हॉस्पिटल में ठीक हो रहे थे तब राजनीति की जो हालत थी, जो पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन थी वो और ख़राब हो जाती है। एक तो इनका ग्रुप पकड़ा जाता है, इनके ग्रुप पे झूठा आरोप लगा के ये कहा जाता है कि ये फैसिस्ट के क्या हैं, विद्रोही, मतलब ये फैसिस्ट के क्या हैं, जासूस हैं, ये कहकर इनके ग्रुप को फंसा दिया जाता है। तो ये और टेंशन में रहते हैं कि मेरे ग्रुप में जितने भी हैं सबको फंसा दिया गया, ये तो इधर हैं हॉस्पिटल में हैं। फिर क्या होता है, चैप्टर 11 और चैप्टर 5 को ही लास्ट में जोड़ा गया है, इस बुक के, इस वर्क के लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में जोड़ा गया है, शुरुआत में हटा दिया गया है। फिर क्या होता है, ये उन न्यूज़पेपर के उन झूठी रिपोर्टों के खिलाफ POUM का बचाव करते हैं जिनमें कहा गया था POUM ने गद्दारी की है। अब जितने भी न्यूज़पेपर है, जितने भी मीडिया है, वो सब हर जगह, चाहे इंग्लैंड हो चाहे स्पेन हो, हर जगह POUM का जो ग्रुप है इसमें सब लोग बोलते हैं, न्यूज़पेपर में आने लग जाता है कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग फैसिज्म के खिलाफ हैं, ऐसा वैसा सब बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन झूठी रिपोर्टों के खिलाफ अपने ग्रुप का बचाव करते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर 13 एंड 14, चैप्टर 13 एंड 14 में हम देखते हैं एस्केप फ्रॉम स्पेन। अब चूंकि इनका ग्रुप पकड़ा गया था, चाहे वो भले ही झूठे आरोपों में फंसा दिया गया, लेकिन उस ग्रुप के ये भी मेंबर थे तो ये भी पकड़े जाने चाहिए, लेकिन ये इस ग्रुप में अलग थे क्योंकि इनको गोली लग गई थी, ये मोर्चे पर वापस आ गए थे, इनको गोली लग गई थी, इस वजह से ये पकड़े नहीं गए उस ग्रुप में। फिर क्या था, लेकिन अभी भी पकड़ने की चांसेस है, पुलिस कहीं पर भी इनको पकड़ लेगी क्योंकि वही ग्रुप के मेंबर ये भी थे। फिर क्या था, ऑरवेल रिटर्न्स टू बार्सिलोना टू गेट his discharge papers. His wife Eileen meets him and warns him that the POUM has been declared illegal. His friends, including his commander George Cook, are being thrown into secret prison. Orwell realizes he is extreme danger. He is forced to sleep in the street and hide. Eventually, Orwell, Eileen, and few friends manage to quietly cross the border into the France by train in June 1937. The book ends with the Orwell return to the peaceful, sleepy landscape of southern England, which he fears is sleeping is the deep, deep sleep while a terrible war approaches. फिर क्या होता है, इसमें इन्होंने क्या बताया चैप्टर 13 एंड 14 में। अब इनको पता था कि भाई इस ग्रुप के मेंबर मैं भी हूँ, भले ही मैं आज हॉस्पिटल में रिकवर करूँ लेकिन कभी ना कभी पुलिस मुझे भी पकड़ के लेके जाएगी। तो हुआ क्या था, अब इनको बचना था, स्पेन से भागना था। तो इन्होंने क्या किया, ऑरवेल अपनी सेना से छुट्टी की कागजात यानी कि डिस्चार्ज पेपर लेने के लिए बार्सिलोना लौटते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। बार्सिलोना वापस आते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मोर्चे पे जो रह रहे थे वो उसके लिए छुट्टी मांगते हैं। इनकी वाइफ भी रहती है एलीन, ये इनसे मिलती हैं
ऑरवेल से मिलती हैं और इन्हें वार्निंग देती हैं कि तुम्हारा जो ग्रुप था POUM वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, इल्लीगल घोषित कर दिया गया है स्पेन में। यानी कि स्पेन की जो वहाँ की जो कम्युनिस्ट है, जो पुलिस है, वो सब पकड़ ली है उनको, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ इनकी वाइफ बताती है इनको। फिर इनके एक दोस्त जो रहते हैं जॉर्ज कॉप, है ना, इनके जो कमांडर रहते हैं, इनके कमांडर रहते हैं जॉर्ज कॉप। इनकी वाइफ ये और इनके जो दोस्त थे जॉर्ज कॉप कमांडर थे, ये सभी और कई दोस्त थे, सारे दोस्तों को गुप्त जेलों में डाल दिया गया है। यहाँ पे इनकी वाइफ बताती हैं, यहाँ पे इनकी वाइफ ये बताती हैं कि तुम्हारा जो ग्रुप था POM उसको ना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर आगे बताती हैं तुम्हारे जो कमांडर थे, यानी कि POUM के जो कमांडर थे जॉर्ज कॉप और तुम्हारे जितने भी दोस्त थे, इस मेंबर के जो भी दोस्त थे, उनको कहाँ डाल दिया गया, एक सीक्रेट प्रिजन में डाल दिया गया। ये एलिन बताती है ऑरवेल को, ठीक है। फिर ऑरवेल समझ जाते हैं कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मैं भी इसी ग्रुप का हूँ, मुझे भी पकड़ लेंगे और मुझे भी किसी सीक्रेट प्रिजन में डाल देंगे और कहीं मार देंगे। तो ऑरवेल यहाँ पे समझ जाते हैं कि उनको जान को बहुत खतरा है। फिर ये मजबूरी में क्या करते हैं, मजबूरन इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। इन्हें मजबूरन पुलिस से बचने के लिए सड़कों पर छिप कर सोना पड़ता था, ठीक है। मजबूरन पुलिस से बचने के लिए सड़कों पर छिप कर सोना पड़ता था। और फिर ये क्या किए, और इवेंचुअली ऑरवेल और एलिन और इनके कुछ दोस्त थे, वो जून 1937, है ना, जून 1937 में चुपचाप ट्रेन से सीमा पार करके फ्रांस भागने में सफल हो जाते हैं, मतलब फ्रांस भाग जाते हैं। और इस वर्क के लास्ट में ऑरवेल ने दक्षिण इंग्लैंड के जो शांतिपूर्ण सुस्त माहौल में लौटने के साथ, जब ये दक्षिण इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ एकदम शांतिपूर्ण है, एकदम माहौल एकदम सुस्त है, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। तो उन्हें डर है कि इंग्लैंड गहरी नींद में सो रहा है। इनको ये नहीं पता कि भयानक युद्ध बहुत नज़दीक आ रहा है। ये बुक इसी से एंड होता है। तो ये थी कहानी, ठीक है। आई जस्ट होप समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दी है। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब ये जो कहानी है, जो नीचे मैंने बताया है ना, इसमें वही जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि ये मेमोयर है, तो मेमोयर में क्या होता है, जो स्पेसिफिक जो इवेंट होंगे वही उसी चीज़ पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे जो नीचे मैंने आपको बताया है ना, ये जो स्पेसिफिक, मतलब इस बुक में, इस वर्क में जो उन्होंने स्पेसिफिक जो मोमेंट है जिन पे फोकस उन्होंने किया है, वो स्पेसिफिक मोमेंट ये सारी चीज़ें हैं। चीज़ें वही सारी चीज़ें घूम घुमा के आएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक मोमेंट वाली हैं। देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्लियर रहेगी तो चीज़ें सही रहेंगी। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा तो आप क्लियर कर लोगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर दे लोगे अगर कहीं से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे समरी है, अर्ली चैप्टर, शुरुआत के चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे पूरी कहानी बता दी है। ये पूरा होमेस टू कैटलोनिया का पूरा है, बता दिया मैंने आपको। चाहे तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, बट समझने के लिए और अच्छे से तो यहाँ पे हम समझेंगे कि समरी, जैसे हमने देखा कि शुरुआत में कहानी की शुरुआत में ऑरवेल बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म होते हैं, तो ऑरवेल ख्याली पुलाव बनाए रहते हैं। तो ऑरवेल इस वर्क में क्या बताते हैं, आइडियलिज्म यानी कि ख्याली पुलाव और रियलिटी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर बताते हैं। जैसे कि ऑरवेल जब आए, देखें बार्सिलोना शहर को देखते हैं, तो देखते हैं कितना अच्छा शहर है, हर जगह इक्वालिटी है ना, कोई भेदभाव नहीं है। फिर इनको भी मन करता है मोर्चे पे जाएंगे, मोर्चे पे लड़ाई करने के लिए। तो मोर्चे पे जब जाने के लिए ये सोचते हैं कि वहाँ लड़ाई रहेगी, तो वहाँ का ये अलग ही ख्याली पुलाव बना के रखते हैं कि वहाँ पे हम युद्ध करने जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, हमारी सिचुएशंस कुछ अच्छी होगी, मतलब बहुत अच्छा ये ख्याली पुलाव बनाए रहते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते तो पता चलता है वहाँ दुश्मन से लड़ना ही नहीं है, बल्कि वहाँ की जो कड़ाके की ठंड है, उस हमें ट्रेंचेस में कड़ाके की जो ठंड है, वहाँ के गंदी नालियाँ, जूं से बचना है, तो खाना भी मिलता है ख़राब मिलता है, इन सब से लड़ना है। तो ये जो सोचे और जो रियलिटी, दोनों में फ़र्क है। शुरुआत ये देखते हैं, बार्सिलोना का शुरुआत यही होता है। इसे शुरुआत में एक यूटोपियन ड्रीम के रूप में दिखाया गया है, एक ऐसा देश जहाँ इक्वालिटी हो, ना किसी की सत्ता हो, ना कोई दुश्मन, ना किसी की सत्ता हो, सब बराबर रह रहे हों, ना कोई ऊंच नीच है। तो ऑरवेल को सच में लगता है कि उन्हें एक ऐसा समाज मिल गया जहाँ सभी इंसान बराबर हैं। उसके बाद देखते हैं मिलिशिया। ये लैरिक बैरक में PUM सेना की अव्यवस्था के बारे में बताते हैं। सैनिकों में जोश तो बहुत है, लेकिन उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। फिर देखते हैं द जर्निंग टू द फ्रंट के बारे में बताते हैं। ये मेन पॉइंट है, मेन जो इवेंट है उस पर फोकस किया जा रहा है, जो आपका मेमोयर कहलाता है।
तो फिर ये आगे की कहानी किसके बारे में बताते हैं, मोर्चे तक का सफ़र बताते हैं कि जैसे जैसे वो एरागोन की ओर बढ़ते हैं युद्ध का उनका रोमांटिक और ख्याली विचार टूटने लगता है, आसपास का नज़ारा बहुत सूना होता है। फिर आगे ये ट्रेंचेस के बारे में बताते हैं कि मोर्चे पे जैसे मैं पहुंचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यहाँ तो जमा देने वाली ठंड में हम ठिठुर रहे हैं, पॉलिटिकल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। शुरुआती चैप्टर्स बस शारीरिक तकलीफ, वहाँ की इंसानी जो मलमूत्र उसकी बदबू सहना, लगातार जमा देने वाली ठंड, खराब हथियार हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इतनी गंदगी है कि सर में जुएँ तक पड़ जाती हैं। फिर ऑरवेल अपने घाव के बारे में बताते हैं, आगे ऑरवेल अपने घाव के बारे में बताते हैं, है ना, कि उन्हें घाव कैसे लगा। एक स्नाइपर ने उनको शूट किया था, जो गोली लगी तो उनके गर्दन से हट के गई और बच भी गए। फिर उसके बाद बताते हैं वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ हुआ, ये भी चीज़ें बताते हैं। तो ह्यूस्का में मई इन 1937, उसके बाद फिर बार्सिलोना ये आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल सेंसेशन, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं, ठीक है। फिजिकल सेंसेशन के बारे में बताते हैं ये। फिर उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्हें तुरंत कहाँ ले जाया जाता है, हॉस्पिटल से ले जाया जाते हैं। फिर रिकवरी होता है, फिर इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें बताते हैं। बार्सिलोना एंड द मेडेस, यहाँ पे भी जब ये वापस बार्सिलोना आते हैं तो ये देखते हैं मोर्चे से, जब वो वापस आते हैं दोबारा बार्सिलोना आते हैं तो ये यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि 1937 में मई के दिन ये जो बुक है और ऑरवेल की सोच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इस बुक में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, टेंशन बताते हैं। जब ऑरवेल छुट्टी पर बार्सिलोना लौटते हैं तो जब दोबारा ये बार्सिलोना आते हैं तो देखते हैं शहर बटा हुआ है, जो वहाँ की रेवोल्यूशनरी थी वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे फिर से भेदभाव चालू हो गया है ना, ये सब देखते हैं। फिर इवेंट बताते हैं, घटना, हिंसा तब भड़क उठती है जब सरकार, जिस पर कम्युनिस्ट का भारी प्रभाव था, पुलिस को टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए भेजती है और इस बिल्डिंग पर युद्ध की शुरुआत से ही अनार्किस्ट का कंट्रोल था। फिर स्ट्रीट फाइटिंग के बारे में बताते हैं कि कई दिनों तक बार्सिलोना युद्ध का मैदान बन जाता है, मतलब कई दिनों तक बार्सिलोना में युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है। सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। सड़कों पर क्या किए जाते हैं, बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, रुकावटें बना दी जाती हैं और रिपब्लिकन पक्ष के लोग अलग अलग गुट एक दूसरे पर गोलियां चलाए रहते हैं। फिर ऑरवेल का रोल इसमें क्या रहता है, ऑरवेल अपना पूरा समय क्या करते हैं, उस समय जब बार्सिलोना में होते हैं लड़ाई तो उस समय एक छत पर POUM के हेडक्वार्टर की रखवाली करते हुए बिताते हैं। फिर उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, खून खराबा रोकने के लिए अनार्किस्ट को हथियार डालने के लिए मना किया जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार और कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर बड़े पैमाने पर एक झूठा प्रचार फैलाते हैं और POUM को क्या कर देते हैं, फाशीवाद विद्रोह शुरू करने का आरोप मढ़ देते हैं कि आखिर ये लोग कौन है, POUM ग्रुप जो है ये फाशीवाद के क्या है, जासूस है, जिसकी वजह से ये बार्सिलोना में युद्ध हुआ है। इन पर पूरा आरोप लगा दिया जाता है, इन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है वहाँ स्पेन में। तो ये चीज़ें थी। बाकी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद द रिपब्लिकन साइड, अगर हम इसमें देखें जो पॉलिटिकल, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें जो ग्रुप है ना, ग्रुप का नाम जरूर याद रखना, जैसे कि POUM, ये जो ग्रुप है जिससे आपके ऑरवेल जुड़े थे, इस ग्रुप का पूरा फुल फॉर्म है वर्कर्स पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यूनिफिकेशन। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये दे देगा उठा के इसका फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म याद रखना। ये ग्रुप है, इसी ग्रुप में आपके ऑरवेल शामिल थे। ये ग्रुप कैसा था, ये ग्रुप एक स्वतंत्र स्टालिन विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, मतलब जो एंटी स्टालिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी, स्टालिनिस्ट के खिलाफ था ये ग्रुप। इनका मानना क्या था, इस ग्रुप का मानना था कि फाशीवाद के खिलाफ युद्ध और मजदूरों की क्रांति दोनों एक साथ होनी चाहिए। ऑरवेल इसी ग्रुप में शामिल थे। एक और ग्रुप है CNT का भी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर। ये एक बहुत बड़ा अनार्किस्ट ट्रेड यूनियन था। युद्ध की शुरुआत में कैटेलोनिया के ज़्यादातर हिस्सों पर इन्हीं का कंट्रोल था। फिर एक आता है FAI, इसको भी याद रखना, इबेरियन अनार्किस्ट फेडरेशन, फुल फॉर्म भी याद रखना। ये अनार्किस्ट आंदोलन का उग्र और सबसे एक्टिव पार्ट था। फिर एक ग्रुप आता है PSUC, जिसे आप बोलोगे यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कैटेलोनिया। ये कैटेलोनिया का वो ऑफिशियल कम्युनिस्ट पार्टी था जो पूरी तरह से स्टालिन और सोवियत यूनियन के इशारों पर चलती है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट, असली टकराव क्या होता है, तो असली टकराव यही होता है, सोवियत यूनियन रिपब्लिकन पक्ष को हथियार दे रही थी, मतलब सोवियत यूनियन रिपब्लिकन को क्या कर रही थी,
हेल्प कर रही थी, उनको जो हथियार वगैरह वो दे रही थी, लेकिन इस शर्त पर कि मजदूरों की क्रांति रोक दिया जाए, इस शर्त पर दे रही थी। और इसमें ये जो ग्रुप है PSUC, ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि साधारण पूंजीवादी लोकतंत्र बनकर युद्ध जीता जाए ताकि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन मिल सके। इसलिए यही ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप को POUM को CNTFAI को कुचलने का काम किया। ये तीनों ग्रुप को क्या किया, कुचलने का काम किया ये ग्रुप, ठीक है। फिर यही ग्रुप PSUC ने क्या किया, झूठा प्रचार फैलाया और POUM को फांसीवाद के, ये बताया कि POUM ये क्या है, फांसीवाद के जासूस हैं, हमारे दुश्मन के जासूस हैं, इनको देशद्रोही साबित कर दिया यही ग्रुप। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। सारे ग्रुप का एक फुल फॉर्म याद रख लेना है, पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ओके। बाकी ये स्पेन से कैसे बच के निकले, तो मैंने बताया जून 1937 में ये स्पेन से कैसे बच के निकले थे, है ना, कि ऑरवेल स्पेन से कैसे बच के निकले थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ऊपर बता ही दिया है कि इन्होंने ऑफिशियली वहाँ से क्या किया, डिक्लेयर, मतलब जो इनका जो ग्रुप था वो ऑफिशियली क्या हो गया, इलीगल, यानी जिन्हें देशद्रोही साबित कर दिया गया। तो इनके ग्रुप को अरेस्ट कर लिया गया, इनके ग्रुप के हर मेंबर को टॉर्चर किया गया और एक सीक्रेट प्रिजन में भेज दिया गया। अगर ऑरवेल बच के ना भागे होते ना वहाँ से, तो ऑरवेल भी पकड़े जाते, उनको भी सीक्रेट प्रिजन में भेजा, उनको भी प्रताड़ित किया जाता, वो भी आज किसी सीक्रेट जेल में मरे हुए होते। तो ये चीज़ें थी, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ओके, ये ध्यान रखना है। बाकी बार्सिलोना का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का माहौल काफ़ी खौफ और शक में था कि ये जो ग्रुप पकड़ा गया है, मतलब जिसे देशद्रोही साबित किया गया है, जो ऑरवेल का ग्रुप था, इसमें किसी इंसान को मार ना दिया जाए, है ना। फिर ऑरवेल क्या बच के वो भागे। इनकी पत्नी ने, मतलब ये अस्पताल से छुट्टी ली, इनकी पत्नी एलिन इनको कही कि हॉस्पिटल से होटल मत आना। तो ये पुलिस से बचने के लिए ये क्या करते थे, पुलिस से बचने के लिए कई दिनों तक सड़कों पर छिप कर सोना पड़ता था इनको। बाकी बॉर्डर के बाद सीमा पार करना, तो एक सरकारी अधिकारी की गलती और अपने ब्रिटिश पासपोर्ट की बदौलत ऑरवेल, एलिन और इनके कुछ दोस्त ट्रेन में चढ़ने और सीमा पार करके फ्रांस पहुंचने में कामयाब रहते हैं, ऐसे ये बच जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और फिर इनको एक चीज़ वो रहता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ के भाग आया, मेरा जो ग्रुप है वो पकड़ा गया, वहाँ वो प्रताड़ित हो रहा है स्पेन में, और इन्हें अपने कई बेकसूर स्पेनिश साथियों को वहीं जेलों में बंद छोड़कर आना पड़ा। इस बात का इनको ज़िंदगी भर अफसोस रहता है। बाकी ये थीम है वॉर पे है, अब मैंने सब बता ही दिया है। वॉर, इसमें वॉर दिखाया गया है ना। ऑरवेल ने युद्ध से सारी जो वीरता, महानता के पर्दे हटा दिए हैं। जो लोग सोचते हैं कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कितना ज़्यादा वीरता दिखाएंगे, कितनी ग्रेटनेस है, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने हटा दी। इन्होंने बताया कि युद्ध क्या है, युद्ध को इन्होंने कीचड़, ठंड, नींद की कमी, भयानक खाने, अचानक होने वाली बेमतलब मौत के रूप में बिल्कुल सच दिखाया है कि युद्ध में अगर कोई जाता है तो देखो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों से सहनी पड़ती है। दुश्मन से तो लड़ना अलग चीज़ है, नहीं भी उससे ज़्यादा तो वहाँ की सिचुएशन से लड़ना है। ट्रूथ एंड प्रोपेगेंडा के बारे में भी इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है प्रोपेगेंडा के बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भयानक एहसास, मतलब ये एक भयानक एहसास है कि सत्ता में बैठे लोग इतिहास को बदल सकते हैं, और अब जो न्यूज़पेपर है वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए झूठ भी बोलेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो राजनीतिक विचारधारा है, उसमें भी क्या चीज़ें होती हैं, कैसे विचारधारा के प्रति अंधी वफादारी, इंसानी की नैतिकता भी ख़त्म कर दी जाती है। फ्रीडम, दिसंबर 1936 में क्या हुआ था, बार्सिलोना में ऑरवेल द्वारा देखी गई जो सच्ची आज़ादी, और जून 1937 में उसी शहर में उनके द्वारा झेले गए पुलिस राज वाले दमन के बीच में भारी अंतर है। 1936 में वो देखते हैं बार्सिलोना में कि कोई सारी इक्वालिटी है, मजदूर वर्ग की सत्ता चल रही है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वहीं पे उसी शहर में 1937 में जब जाते हैं तो देखते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया है। कॉमरेडशिप भी बताते हैं, क्लास एंड सोशल इक्वालिटी के बारे में बताते हैं, बिट्रेयल, इंडिविजुअल वर्सेस पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी इसके थीम है, ठीक है। मेमोरी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारे इनके थीम है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। बाकी मेमोरी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, तो भाई ये खुद आई विटनेस होने की अहमियत, मतलब ऑरवेल सिर्फ उन चीज़ों पर भरोसा करते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा, है ना, जो ट्रुथ है वो निष्पक्ष सच्चाई में वजूद में होती है, और राजनीतिक झूठ इसे बचाया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे ऑरवेल का व्यू ऑफ वॉर, और ये इसको हटा देते हैं, ठीक है।
मेजर आइडियाज़, मतलब वो वॉर के लिए क्या सोचते थे। तो ऑरवेल जो है ना वो युद्ध को जानबूझकर एंटी रोमांटिक तरीके से पेश करते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि बिना कुछ खाए कई दिनों तक आपको उन्हीं ट्रेंचेस में बैठे रहना पड़ेगा और बैठे रहते रहते आपको बोरियत होगी, वो सारी चीज़ें ये बताते हैं। वहाँ के जो फिज़िकल डिग्रेडेशन है यानी कि शारीरिक दुर्दशा पे जोर देते हैं कि गंदगी इतनी है कि जू पड़ जाती है, मल की बदबू आती है, सड़ता हुआ खाना वो खाना पड़ता था, ये सारी चीज़ें बताते हैं। चलो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट पीपल कौन है, तो ये ध्यान रखना है इम्पॉर्टेंट पीपल की अगर हम बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट पीपल ये ज़रूरी हैं। तो ये जो वर्क इन्होंने लिखा है इस वर्क में इम्पॉर्टेंट पीपल कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल खुद है, जिनका एरिक ब्लेयर नाम है, ये ऑथर खुद ही हैं और यही नरेटर भी हैं, यही ऑथर है, यही इस वर्क के नरेटर भी हैं। और ये POUM मिलिशिया में काम करते हैं, घायल होते हैं और राजनीतिक सफाये से बाल बच भी जाते हैं। दूसरी जो कैरेक्टर नहीं बोल सकते, दूसरे जो इम्पोर्टेंट पीपल इनसे जुड़े हुए हैं, एलिन ओ शॉगनेसी, ये जिसको एलिन ब्रेन मतलब इनकी पत्नी है, ये ऑरवेल की पत्नी है। ये बार्सिलोना में क्या कर रही थी, तो ये बार्सिलोना में ILP ऑफिस में काम करती हैं, बहुत बहादुरी दिखाती हैं और वहाँ से बच निकालने में, अपने पति को वहाँ से बच निकालने में पूरी मदद भी करती हैं। नेक्स्ट जो इसमें पीपल हैं, जॉर्ज कोप, ये कौन है, ये POUM में ऑरवेल के बहुत ही वफादार बेल्जियन कमांडर हैं। POUM का जो ग्रुप है उसमें बहुत ही वफादार ये कमांडर हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पुलिस इन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार भी कर लेती है, यानी कि जब ये पूरा ग्रुप पकड़ा जाता है तो जो कम्युनिस्ट लोग जब फंसा देते हैं तो कम्युनिस्ट पुलिस क्या करती है, इन्हें बहुत बुरी तरह पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है और गलत तरीके से अरेस्ट कर लेती है। और ऑरवेल तो अपनी जान पर खेलकर इनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है जॉन मैकनेयर, ये कौन है, ये बार्सिलोना में ब्रिटिश इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के प्रतिनिधि हैं, यानी कि ILP के ये प्रतिनिधि हैं और ये ऑरवेल की मदद करते हैं, उनके साथ ही स्पेन से निकलते हैं, मतलब स्पेन से ये जब स्पेन से ये लोग निकलते हैं तो ये भी साथ में रहते हैं। नेक्स्ट जो है बॉब स्माइली, ये कौन है, ये POUM के ये युवा ब्रिटिश वॉलेंटियर हैं। वॉलेंशिया के एक रिपब्लिकन जेल में इनकी मौत हो जाती है, वॉलेंशिया के एक रिपब्लिकन जेल में इनकी मौत हो जाती है और ये ऑरवेल के लिए वर्किंग क्लास की इंसानियत, फाशीवाद विरोधी भावना का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। बाकी इटालियन मिलिशिया मैन, ये एक अनजान सैनिक जिससे ऑरवेल अपने पहले दिन मिलते हैं और ऑरवेल के लिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बॉब स्माइली की जो बात करेंगे, ये एक ना युवा ब्रिटिश वॉलेंटियर थे, ये बहुत निर्दोष थे, इनको भी मार दिया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्रुप मैंने ऊपर बता दिया है, यहाँ पे ग्रुप वही ग्रुप है जो POM कौन सा ग्रुप है, तो ये फुल फॉर्म याद रखना, ऊपर मैंने बताया है, ये वही ग्रुप है जिसमें ऑरवेल शामिल थे और ये लोग चाहते थे, मैंने बता दिया है सब। PSUC यही ग्रुप था, जो इस ग्रुप ने ही इस ग्रुप को फंसा दिया था, ये कहकर कि ये फांसीवाद के जासूस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी CNT ये भी मैंने बताया, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर, FAI सिविल गार्ड्स, ये सारा मैंने बताया है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। सिविल गार्ड्स ये कौन थे, ये गार्डिया सिविल थे, सिविल गार्ड जो थे, यानी कि बार्सिलोना में भारी हथियारों से लैस सरकारी पुलिस बल जिसका यूज़ मई के दिनों में अनार्किस्ट और POM को दबाने के लिए किया गया था, ये ध्यान रखना है। रिपब्लिकन्स ये लॉयलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट ये फैसिस्ट हैं। इंपॉर्टेंट प्लेस इसमें, इस वर्क में इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा दिया गया है, तो बार्सिलोना दिखाया गया है। बार्सिलोना कौन है, ये कैटेलोनिया का कैपिटल है, तो कैटेलोनिया की ये राजधानी है बार्सिलोना। ऑरवेल के पहुंचने, मई के दिनों की सड़क की लड़ाई और उनके खौफनाक बचाव का मुख्य जगह भी यही है। ऑरवेल यहीं पे जाते हैं, सबसे पहली बार जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर यहीं से वो बच के निकलते हैं, ये ध्यान रखना। और यहीं पे जब वो लड़ाई होती है उसे ही कहा गया है द मे डेज। फिर है नेक्स्ट जो प्लेस है एरागॉन फ्रंट, तो एरागॉन फ्रंट ये एरागॉन का मोर्चा, ये वो जगह है जहाँ ऑरवेल ने लड़ाई लड़ी। एक कठोर बर्फीला पहाड़ी इलाका था ये, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। जारागोजा ये क्या था, ये वो जगह थी जहाँ पे नेशनलिस्ट के कब्जे वाला वो शहर जिसका सामना ऑरवेल की सेना अपने शुरुआती दिनों में कर रही थी। ह्यूस्का ये वो जगह है, ये भी ध्यान रखना है।
ह्यूस्का जो है ये नेशनलिस्ट के कब्जे वाला वो कस्बा है जहाँ ऑरवेल ने बाद में खाइयों में समय बिताया और यहीं इन्हें गोली भी लगी थी। ह्यूस्का में ही इनको गोली लगी थी, ये ध्यान रखना। पहले ये यहाँ थे, यहाँ पे थे, एरागॉन फ्रंट पे थे, थोड़े टाइम बाद फिर ये ह्यूस्का आ गए थे। तो यहाँ की जो ट्रेंचेस थी वहाँ के बारे में उन्होंने बताया। टेलीफोन एक्सचेंज, ये वो जगह थी टेलीफोन एक्सचेंज, ये बार्सिलोना की एक मुख्य बिल्डिंग है। और कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्ट जो पुलिस थी वो इसे अनार्किस्ट से छीनने की कोशिश कर रही थी, जिससे मई के दिनों में हिंसा भड़क उठी। और इसी पर पहले से ही अनार्किस्ट का वो था, मतलब अनार्किस्ट का अधिकार था, उनका अधिकार था इस पर, लेकिन इसी को वो छीनना चाह रही थी कम्युनिस्ट। लैरिडा एंड टेरागोना ये भी प्लेस है। तो ये वो कस्बे हैं, वो टाउन्स हैं जहाँ हॉस्पिटल थे, जहाँ ऑरवेल को गोली लगती है गर्दन में, और गोली लगने के बाद ऑरवेल का इलाज यही होता है। अब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं, इस वर्क में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले अराइवल इन बार्सिलोना, दिसंबर 1936 में ये बार्सिलोना पहुंचते हैं। ठीक है, ऑरवेल मजदूर वर्ग चलाए जा रहे एक क्रांतिकारी शहर को खोज करते हैं, जहाँ पे देखते हैं सब कुछ इक्वालिटी है बार्सिलोना शहर में। फिर क्या करते हैं, ज्वाइनिंग द POUM मलेशिया, फिर ये POUM मलेशिया में शामिल होना। ऑरवेल फांसीवाद से लड़ने के लिए मोर्चे पर जाते हैं। फिर ट्रेंच वॉरफेयर इन एरागॉन, एरागॉन में खाइयों का युद्ध। तो वहाँ जब पहुँचते हैं उस मोर्चे पर, तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे ट्रेंचेस हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ की ठंडी, वहाँ की उबाऊ, वहाँ की दयनीय जो रियलिटी है उसको अनुभव करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। फिर नाइट अटैक के बारे में बताते हैं। ऑरवेल फांसीवाद ठिकाने पर एक खतरनाक छापे में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर द मे डेज ये बताते हैं। मई 1937 बार्सिलोना में अनार्किस्ट और कम्युनिस्ट दोनों सरकार के बीच में सड़कों पर लड़ाई छिड़ जाती है। एक तरफ अनार्किस्ट POUM रहते हैं, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट बैक्ड गवर्नमेंट होती है। इन दोनों में छिप जाती है उसी बिल्डिंग के लिए, जो बिल्डिंग मैंने भी ऊपर बताया, जिस पर ऑलरेडी अनार्किस्ट का अधिकार था, लेकिन वही बिल्डिंग ये कम्युनिस्ट चाहती थी हथियाना। इसी वजह से ये जंग छिड़ जाती है बार्सिलोना में, जिसे इस लड़ाई को द मे डेज कहा गया है। ऑरवेल इज़ वुंडेड, ऑरवेल को घायल होना। 20 फरवरी 1937 ऑरवेल का घायल होना, यानी ये फांसीवाद स्नाइपर ऑरवेल के गर्दन में गोली मार देता है। सप्रेशन ऑफ द POUM, फिर जून 1937 में POUM इस ग्रुप का दमन होता है, मतलब इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और इसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है या मार दिया जाता है। और इसी ग्रुप के अब के ऑरवेल थे जो बच जाते हैं। एस्केप टू फ्रांस, फिर ये फ्रांस कैसे भागते हैं 1937 में। अपनी जान बचाने के लिए ऑरवेल और उनकी पत्नी एलेन सीमा पार करके भाग जाते हैं जान बचाने के लिए। तो ये था। बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फीचर हैं। तो ये मेमोयर है, ऑटोबायोग्राफी भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेमोयर है और ऑटोबायोग्राफी है। बाकी इनकी स्टाइल आप लोग जानते ही हो कि इनकी स्टाइल एकदम विंडो प्लेन स्टाइल होती है। ऑरवेल को जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या घुमावदार लैंग्वेज से बहुत नफरत, ये साफ सटीक और आसान अंग्रेजी में लिखते हैं जिससे समझ में आ जाए। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी। ये एक मेमोयर ही है। तो ये कुछ लिटरेरी फीचर हैं जो ये आपका जो वर्क है ना, होमेज टू कैटेलोनिया, ये है मेमोयर है। तो मेमोयर या ऑटोबायोग्राफी, ये जो वर्क है ये मेनली देखा जाए 6 महीने के पीरियड के दौरान राइटर के अपने जीवन का रिकॉर्ड है। तो ये ऑटोबायोग्राफी होगी। और इसमें जो इन्होंने स्पेसिफिक जो इवेंट बताए हैं, स्पेसिफिक जो टाइम प्लेसेस बताए हैं, जो जहाँ पे बताया, तो वो मेमोयर हो गया। डॉक्यूमेंट्री क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। ऑरवेल किसी भी चीज़ को नहीं, ये जो वर्क है ना, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह काम करती है। मतलब सेम वैसे जैसे ऑरवेल ने देखा वही चीज़ इन्होंने उठा के रख दिया इसमें एज इट इज़। रियलिज्म दिखाता है ये जो वर्क है, ये रियलिज्म दिखाता है। ऑरवेल किसी भी चीज़ को रोमांटिक या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से इनकार करते हैं। हर चीज़ ठीक वैसे ही दिखाई दे जैसी वो हो, चाहे वो बदसूरत हो, चाहे वो सुंदर हो, जैसे उन्होंने फील किया। बाकी कंट्रास्ट है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंबल्स एंड इमेजेस, इसको छोड़ते हैं, ये मिल जाएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कोटेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आई हैव सीन अ वंडरफुल थिंग, ये फर्स्ट कोटेशन था जो ऑरवेल रिएक्शन टू द रेवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर बार्सिलोना अपॉन हिज अराइवल। जब ये पहली बार बार्सिलोना पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ का जो माहौल, देखते हैं वर्किंग क्लास का सत्ता चल रही है, कोई भेदभाव नहीं है,
है ना, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब इक्वालिटी है। ये देखकर ये कहते हैं आई हैव सीन अ वंडरफुल थिंग, मैंने एक अद्भुत चीज़ देखी है। एक ऐसे समाज को देखकर बहुत गहराई से ये प्रभावित हो जहाँ सच में मजदूर वर्ग का कंट्रोल हो और लोग एक दूसरे को बराबर मानते हों। तब इन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट जो है, इन ट्रेंच वॉरफेयर 5 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, फायरवुड, फूड, टोबैको, कैंडल्स एंड द एनिमी इन विंटर ऑन द जारगोजा फ्रंट, दे वर इम्पॉर्टेंट इन दैट ऑर्डर। ये किसने कहा? तो ये भी वही कहते हैं। अब सब कुछ वही है, कोई कैरेक्टर तो है नहीं, ये भी आपके ऑरवेल साहब ही कहते हैं। ये उन्होंने जब वो वहाँ थे, मोर्चे पर थे, अरागोन के मोर्चे पर, फिर ह्यूस्का आए, तो वहाँ पे जो खाइयाँ थी, जो ट्रेंचेस में जो युद्ध होने वाला था, उन युद्ध की 5 चीज़ें बताई कि वहाँ पे दुश्मन से लड़ने से ज़्यादा वहाँ पे हमें ठंड से बचना है। लकड़ी जला के, भोजन, तंबाकू, मोमबत्तियाँ, दुश्मन, ये सारी चीज़ें सर्दियों में जारागोजा के मोर्चे पर इसी क्रम में महत्वपूर्ण है। मतलब वहाँ की सारी चीज़ें इन्होंने बताई। नेक्स्ट जो है, द होल एक्सपीरियंस हैज़ लेफ्ट मी विद नॉट लेस बट मोर बिलीफ इन द डिसेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये भी वो कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने इस पूरे अनुभव ने इंसानों की शराफत में मेरे विश्वास को कम नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया। ये इस वर्ग के लास्ट में अपने साथ हुए भयानक धोखे पर ये बात करते हैं कि जो इनके ग्रुप को फंसाया गया था, तो इस धोखे को ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो कोटेशन है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल फीचर ऑफ वॉर इज दैट ऑल वॉर propaganda, all the screaming and lies and hatred comes invariably from people who are not fighting। तो ये वो बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि इसमें इन्होंने बताया युद्ध की सबसे भयानक बातों में ये है कि युद्ध का सारा प्रोपेगेंडा, सारी चीख पुकार, झूठ और नफरत हमेशा उन लोगों की तरफ से आती है जो लड़ नहीं रहे होते। मतलब जो इनके ग्रुप को फंसाया गया, फिर जो जितने भी न्यूज़पेपर थे, जो झूठे जितनी भी मीडिया थी, ये सब झूठा प्रचार करना। एक्चुअल में क्या हुआ वो तो ये जानते थे ना, आंखों देखा हाल तो ये जानते थे, मीडिया थोड़ी ना जानेगी, या मीडिया थोड़ी ना लड़ने आ रही है। मीडिया तो क्या कर रही है, मीडिया या जो न्यूज़पेपर छापते हैं वो तो अपने घर रहते हैं, उनकी जो मर्जी हो, मतलब वो जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ वाला वो छाप देंगे। उनको थोड़ी ना वो रियलिटी थोड़ी ना देखने आ रहे हैं। ये चीज़ ये बोली, रियलिटी तो इन्होंने देखी थी। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके। अब एक रिवीजन ले लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट में जॉर्ज ऑरवेल हैं। टाइटल है होमेज टू कैटेलोनिया, पब्लिकेशन डेट है 25 अप्रैल 1938। मीनिंग ऑफ द टाइटल क्या? इस टाइटल का मतलब कैटेलोनिया के लोगों की क्रांतिकारी भावना के प्रति गहरा सम्मान और ट्रिब्यूट। हिस्टोरिकल सेटिंग इसकी क्या है? तो स्पेनिश सिविल वॉर है। ऑरवेल वहाँ दिसंबर 1936 से जून 1937 तक थे, उसी का पूरा विवरण इन्होंने इसमें दिया है, सटीक विवरण दिया है। प्लेसेस क्या दिया था? तो बार्सिलोना दिखाया गया, बार्सिलोना कैटेलोनिया की राजधानी है, एंड द अरागोन फ्रंट नियर जारगोजा एंड ह्यूस्का। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो जगह है तो जगह बार्सिलोना का दिखाया गया है, कैटेलोनिया की ये राजधानी है। और क्या दिखाया? अरागोन मोर्चा पर ये थे। अरागोन मोर्चा कहाँ था? जारागोजा और ह्यूस्का के पास था, तो उन्होंने दिखाया। ऑरवेल की मिलिशिया क्या थी, यानी कि यहाँ पे ऑरवेल की जो मिलिशिया थी, मतलब वो किस ग्रुप में शामिल थे? तो वो POUM के ग्रुप थे, वर्क्स पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यूनिफिकेशन के लिए लड़े थे। POUM का मतलब ये एक स्टालिन विरोधी कम्युनिस्ट ग्रुप था, जिसे इवेंचुअली सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट ने नष्ट कर दिया था, यानी कि देशद्रोही साबित कर दिया था। CNTNFI क्या है? CNTNFAI ये अनार्किस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास युद्ध की शुरुआत में कैटेलोनिया में भारी पावर थी। PSUC यही वो कम्युनिस्ट था, यही वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये कैटेलोनिया की एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने POUM और अनार्किस्ट का दमन किया। और ये जो पार्टी थी ना, इसका संगठन किससे था? इसका गठबंधन स्टालिन के साथ था। मिड एज ऑफ 1937 स्ट्रीट फाइटिंग इन बार्सिलोना बिटवीन द अनार्किस्ट एंड द गवर्नमेंट कम्युनिस्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अब बार्सिलोना में जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो बार्सिलोना में लड़ाई अनार्किस्ट और POUM ये दोनों एक साइड थे, और गवर्नमेंट एंड कम्युनिस्ट फोर्सेस एक साइड थी। इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। ऑरवेल का वन ही वॉज शॉट इन द नेक। तो ऑरवेल को घायल जो दिखाया गया 20 मई 1937 को, इनको एक फांसीवाद स्नाइपर ने इनके गले में गोली मार दी थी। ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेशन, तो POUM वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ बीइंग फैसिस्ट स्पाइस एंड डिक्लेयर्ड इलीगल इन जून 1937। तो राजनीतिक दमन ये हुआ, ये जो ग्रुप था POUM का, इस पर फांसीवाद जासूस होने का झूठा आरोप लगाया गया कि ये लोग फांसीवाद के जासूस है, ऐसा आरोप लगाया गया। ये कम्युनिज्म ने लगाया, और जून 1937 में इसे इलीगल घोषित कर दिया गया। इसके ग्रुप को पकड़ लिया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मार दिया गया। एस्केप फ्रॉम स्पेन, तो ऑरवेल भी इसी ग्रुप के से, तो ये भागे कैसे? इनको तो भागना पड़ा।
तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, फांसी से बचने के लिए ऑरवेल और इनकी पत्नी एलिन 1937 में ट्रेन से भागकर फ्रांस आ गए थे। मेजर थीम क्या है? रियलिटी ऑफ वॉर, वहाँ के जो वॉर की सच्चाई है इन्होंने दिखाई। बिट्रेयल ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का जो इनके ग्रुप को धोखा मिला वहाँ से वो इन्होंने दिखाया। और डेंजर ऑफ प्रोपेगेंडा, जो झूठा प्रचार फैलाया गया वो थीम था। वो झूठे प्रचार को सही, मतलब वो झूठे प्रचार जो अखबार में झूठा प्रचार फैलाया गया कि इनका ग्रुप बहुत ख़राब था, इनका ग्रुप देशद्रोही था, तो उसी चीज़ को सही दिखाने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ये मेरे ग्रुप को फंसाया गया, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ें थी वो ये थी। स्टाइल क्लियर, सिंपल, डायरेक्ट एंड इंग्लिश, तो ये ध्यान रखना है। इसमें स्टाइल क्या यूज़ की गई है? एकदम क्लियर है, साफ है, ठीक है। कम्बैट कन्फ्यूजिंग लाइन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, तो ये ध्यान रखना राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा को फैलाने वाले झूठ से लड़ने के लिए इन्होंने एकदम स्पष्ट, सरल और सीधी अंग्रेजी में लिखी गई है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। इंपॉर्टेंट डेट फैक्ट देख लेते हैं। तो जुलाई 1936 में, यानी कि जुलाई 1936 में स्पेनिश का सिविल वॉर शुरू होता है। दिसंबर 1936 में ऑरवेल बार्सिलोना स्पेन पहुंचते हैं। जनवरी टू अप्रैल 1937, यानी कि जनवरी से अप्रैल 1937 ऑरवेल एरागॉन मोर्चे पर सेवा करते हैं। मई 1937 द मे डेज स्ट्रीट फाइटिंग अकर्स इन बार्सिलोना, तो मई 1937 बार्सिलोना में मई के दिन, यानी कि द मे डेज की सड़क की लड़ाई होती है। मई 20, 1937, तो 20 मई 1937 एक स्नाइपर द्वारा ऑरवेल की गर्दन में गोली मार दी जाती है। जून 16, 1937 POUM को ऑफिशियली रूप से इलीगल घोषित कर दिया जाता है और उन्हें दबा दिया जाता है, उनके ग्रुप को मार दिया जाता है टॉर्चर करके। 23 जून 1937 ऑरवेल और उनकी जो पत्नी एलिन ये सीमा पार करके फ्रांस भाग जाते हैं। अप्रैल 1938 होमेज टू कैटेलोनिया पब्लिश्ड इन लंदन, तो ये ध्यान रखना, होमेज टू कैटेलोनिया लंदन में पब्लिश होती है। तो ये एक सीक्वेंस है जो आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट फैक्ट्स, लास्ट वाला तो जरूर आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट इवेंट सीक्वेंस के बारे में, मतलब इस पूरा जो हमने अभी कहानी पढ़ी, जो जाना, वो क्या क्या होता है, ये लास्ट में मैंने यहाँ पे रिवीजन रखा है। तो होता ये है कि इस पूरे होमेज टू कैटेलोनिया में पूरा इन्होंने क्या बताया, तो ऑरवेल एकदम सीक्वेंस से बताया। तो ऑरवेल क्रांतिकारी बार्सिलोना पहुंचते हैं, फिर ऑरवेल क्या होते हैं, ऑरवेल POUM मलेशिया में शामिल होते हैं। फिर ऑरवेल कहाँ जाते हैं, ऑरवेल एरागॉन मोर्चे पर जाते हैं। फिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है, वहाँ की खाइयों में युद्ध और बोरियत, वो सारी चीज़ें सहते हैं। फिर रात के हमले के बारे में वो बात करते हैं, है ना, रात के हमले में भाग लेते हैं। फिर छुट्टी पर वापस फिर बार्सिलोना आते हैं। तो मई जब बार्सिलोना आते हैं फिर देखते हैं कि मई के दिनों में सड़क की लड़ाई में भाग लेते हैं। द मे डेज में बार्सिलोना में लड़ाई छिड़ जाती है, तो कम्युनिस्ट और उनके बीच में, अनार्किस्ट के बीच में। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये दोबारा फिर मोर्चे पर चले जाते हैं, दोबारा फिर से ये मोर्चे पे चले जाते हैं और वहीं पे फांसीबाज स्नाइपर द्वारा इनके गर्दन पे एक गोली मार दी जाती है। फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेरिडा एंड टेरागोना के आसपास, उसमें ये ठीक होते हैं। फिर उसके बाद इनके जो ग्रुप है ना, इनका जो ग्रुप है, फिर ये बार्सिलोना लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि इनके ग्रुप को क्या कर दिया गया है, POUM को अवैध बना दिया गया है। फिर ये किसी तरह अपने आप को छुपाते हैं, सड़कों पर पुलिस से छिपते हैं। फिर ये ट्रेन से अपनी पत्नी के साथ फ्रांस भाग जाते हैं, रिटर्न टू इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड लौट आते हैं। तो ये चीज़ें थी, ये पूरा सीक्वेंस मैंने समझा दिया। वहाँ पे मैंने पूरी कहानी बताई, होमेज टू कैटेलोनिया, ये होमेज टू कैटेलोनिया का पूरा सीक्वेंस है। कहानी आपने पढ़ ली, अब ये सीक्वेंस आपको एक रिवीजन करने के लिए लास्ट में मैंने रख दिया था, ठीक है। सब कुछ ये लास्ट वाला ज़्यादा है, फैक्ट मिल जाएगा तो लास्ट वाला ज़्यादा, कहानी तो दिमाग में रहेगी ही रहेगी। अब सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक फैक्ट, एक रिवीजन ज़रूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न वाले फैक्ट है, कन्फ्यूज़ वाले, उसके बाद इसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट वाला है, फिर ख़त्म आपका, इतना ही है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे अब आपने जो पढ़ा होगा उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया, तो कन्फ्यूज़न भी ख़त्म करना है मुझे। जैसे अगर कन्फ्यूज़न हुआ हो कि ऑरवेल वेंट टू स्पेन टू फाइट फॉर द ब्रिटिश आर्मी, अगर ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो ऑरवेल हैं वो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने स्पेन गए थे, नहीं, ये गलत है। करेक्ट फैक्ट ये है कि वो एक स्वतंत्र
स्वतंत्र वो एक इंडिपेंडेंट वॉलेंटियर, एक पत्रकार के रूप में गए थे और वहाँ स्पेनिश राजनीतिक मिलिशिया में, स्पेनिश जो राजनीतिक मिलिशिया थी POUM, उसमें ये शामिल हो गए थे। ये करेक्ट है। फिर कन्फ्यूज़न होगा कि ऑरवेल फॉर द कम्युनिस्ट, क्या ऑरवेल कम्युनिस्ट के लड़े थे वहाँ पे जाके? नहीं, ऑरवेल वहाँ पे जो लड़ाई लड़े, ऑरवेल POUM के लिए लड़े थे। POUM ये एक मार्क्सिस्ट ग्रुप था, इसके लिए लड़े थे। और ऑफिशियली जो सोवियत कम्युनिस्ट ने, यानी कि ये ग्रुप को सोवियत कम्युनिस्ट कहा जाता है। ये जो ग्रुप था, ठीक है, ये ग्रुप ने वास्तव में उन्हें गिरफ्तार करने मारने की कोशिश की थी। किस ग्रुप को? इस ग्रुप को। कन्फ्यूज़न नंबर 3, अगर कन्फ्यूज़न होता हो कि द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द बुक इज बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड फैसिस्ट, नो, तो ये ध्यान रखना है। इसमें ये था कन्फ्यूज़न कि जो मेन कॉन्फ्लिक्ट वो रिपब्लिकन और फैसिस्ट के बीच में था। नहीं भाई, रिपब्लिकन फैसिस्ट के बीच में नहीं था, ये एक बड़ा युद्ध था। हालांकि ये एक बड़ा युद्ध था, वॉर था, लेकिन ऑरवेल की कहानी में मेनली देखा जाए तो जो संघर्ष दिखाया है वो बार्सिलोना के अलग अलग जो वामपंथी जो ग्रुप के बीच में आपसी लड़ाई दिखाई गई है। नेक्स्ट जो कन्फ्यूज़न है कि ऑरवेल वॉज किल्ड इन द स्पेनिश सिविल वॉर, तो ये गलत है। मारे कहाँ गए थे? मारे गए थे, उनके गले में लगी थी, वह शूट थ्रू द नेक, उनके गले में गोली लगी थी, लेकिन वो मिरेकली रूप से क्या हो गए थे? मिराक्युलसली रूप से बच गए थे, भाग निकले थे। कन्फ्यूज़न नंबर 5, होमेज टू कैटलोनिया एक नॉवल है? नहीं भाई, होमेज टू कैटलोनिया ये पूरी तरह से एक नॉन फिक्शन है, एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर है। ठीक है, ये जो बुक है ये पूरी तरह से नॉन फिक्शन है। मतलब नॉन फिक्शन मतलब इसमें काल्पनिक कुछ नहीं है, सब कुछ रियलिटी है। ठीक है। कन्फ्यूज़न नंबर 7, द बुक वॉज एन इमीडिएट बेस्ट सेलर, यानी कि जब ये बुक आई है, जब वर्क आया, पब्लिश हुआ, तो ये तुरंत फेमस हो गई? नहीं, शुरुआत में ये पूरी तरह से फ्लॉप रही और इसके जो मेन पब्लिशर थे वो इसे पब्लिश करने से मना कर दिए थे और उनके लाइफ टाइम में इसकी बहुत कम जो कॉपीज़ है वो बिकी थी। ठीक है, अब एक रिवीजन ले लेते हैं, फिर ख़त्म करती हूँ मैं अपना ये, मतलब मैंने जो पढ़ा, यहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ ना, एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है, फिर आप नहीं कह सकते कि इस चैप्टर से और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि 1 घंटा 41 मिनट में आपका पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने पढ़ाया होमेज टू कैटलोनिया, तो ये पूरा कंप्लीट, बस इससे अगर कुछ करना रहेगा रिवीजन और प्रैक्टिस, वरना फैक्ट्स में कोई कमी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है। चलिए, होमेज टू कैटलोनिया का एक रिवीजन ले लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल हैं, तो होमेज टू कैटलोनिया है, टाइटल है। मीनिंग इसका क्या है? तो अट्रीब्यूट टू रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द कैटलोन वर्किंग क्लास, तो वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनकी क्रांतिकारी भावना को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। पब्लिकेशन अप्रैल 1938 लंदन, ठीक है, 25 अप्रैल 1938 लंदन में ये हुआ था। जॉनरा मैंने बता दिया, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर है, वॉर डॉक्यूमेंट्री है, पॉलिटिकल नॉन फिक्शन है, सब कुछ रियलिस्टिक दिखाया गया है। नैरेटिव पर्सपेक्टिव फर्स्ट पर्सन में ये बताई गई है, यानी कि ऑरवेल साहब मैं करके बताए हैं, यानी कि खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है? तो स्पेनिश सिविल वॉर है, यानी कि इसमें जो दिखाया गया है वो स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में बताया गया है। स्पेनिश सिविल वॉर कब से कब तक था? 1936 से 1939 तक था, तो ये ध्यान रखना है। मतलब ये खुद चश्मदीद गवाह थे, ये बताते हैं। बाकी ऑरवेल का रोल क्या था? तो ऑरवेल फांसीवाद के खिलाफ लड़ने वाले एक वॉलंटियर्स थे। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन था? तो ये था POUM, ये ऑरवेल की मिलिशिया है ना, स्टालिन विरोधी एक ग्रुप था। और CNTFI ये अनार्किस्ट थे, और PSUC ये सोवियत बैक्ड कम्युनिस्ट थे जिन्होंने POUM ग्रुप को क्रश कर दिया था, इन्हें देशद्रोही साबित कर दिया था, तो ये ध्यान रखना है। मेजर इवेंट्स इसमें क्या हुए थे? तो वही बार्सिलोना पहुंचना, एरागोन में खाइयों का युद्ध बताना, फिर मई के दिनों की सड़क की लड़ाई, ऑरवेल के गले में गोली लगना, POUM पर प्रतिबंध लगना, ऑरवेल का फ्रांस भागना, ये मेजर इवेंट्स है, मेजर इवेंट्स जो मेमोयर कहलाते हैं। मेजर पीपल, ऑरवेल, एलिन ब्लेयर इनकी वाइफ रहती हैं, जॉर्ज कॉप इनके ब्रेव कमांडर रहते हैं जिन्हें मार दिया जाता है। मेजर प्लेसेस जिन्होंने क्या बताए हैं? बार्सिलोना, एरागोन फ्रंट, ह्यूस्का। मेजर थीम अनरोमांटिक रियलिटी ऑफ वॉर, वॉर के अनरोमांटिक सच्चाई उन्होंने दिखाई है ना, युद्ध की बदसूरत सच्चाई दिखाई है। मजदूर वर्ग का दिया गया धोखा दिखाया गया है, राजनीतिक सफाई का खौफ दिखाया गया है, इंसानी भाईचारे का सुप्रीम जो वैल्यू है वो दिखाया गया। मेजर आइडियाज़, ट्रूथ इज़ फ्रेजाइल, इसमें जो मेजर आइडियाज, सच्चाई बहुत नाजुक है और इससे पॉलिटिकल
भ्रष्टाचार से बचाया जाना चाहिए। ठीक है। नैरेटिव टेक्निक, तो ये ध्यान रखना है, नैरेटिव टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसकी जो कहानी कहने की जो तरीका है, टेक्निक है, बहुत ईमानदार, फैक्चुअल, लोगों का विश्वास जीतने के लिए नरेटर के रूप में अपनी खुद की कमियों को भी उजागर किया है। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने सारी कमी बताई है, अपनी भी खुद की कमी भी बताई है इसमें। जैसे वो खुद की कमी थी ना कि इनका ग्रुप पकड़ा गया वहाँ पे और ये भाग निकले वहाँ से, जिसके लिए इनके जीवन भर ये किसमें गिल्ट में थे। स्टाइल इनकी क्लियर, सिंपल, डायरेक्ट इंग्लिश, एंटी हीरोइक एंड हाईली डिस्क्रिप्टिव है, ये ध्यान रखना है। इनकी स्टाइल कैसी थी? इनकी स्टाइल लिखने की स्पष्ट रहती है, सीधी रहती है। ठीक है। अल्टीमेट फैक्ट, ऑरवेल वेंट टू फाइट फैसिज्म बट द, आई थिंक यही तक है। अल्टीमेट फैक्ट ये याद रखना, और जो ऑरवेल है वो फांसीवाद से लड़ने गए थे, लेकिन जो सोवियत कम्युनिस्ट के हाथों मिले धोखे ने इन्हें तानाशाही के खतरों से प्रति बहुत उनकी आंखें खोल दी थी और इन्हें यहीं से तानाशाही से बहुत नफरत हो गई थी। तो इन्होंने सीधे तौर पर अपने बुक जो एनिमल फार्म है ना, और 1984 को जन्म दिया था। उसके बाद जब इनको तानाशाही से नफरत हुई ना, जब ये देखें कि इनके ग्रुप को फंसा दिया गया वहाँ पे स्पेन में, POUM को, तो उस धोखे से इनकी आंखें खुल गई और इन्हें तानाशाही से बहुत नफरत हो गई, जिसके बाद इनका एनिमल फॉर्म आया, 1984 आया। इन्होंने सिर्फ इसी पे लिखा। ठीक है। तो ये थी आपके वर्क, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है। कंप्लीट हो गया है आपका 3 चैप्टर, जॉर्ज ऑरवेल से 3 चैप्टर कंप्लीट, जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी कंप्लीट, और ये भी तीनों उनके वर्क भी कंप्लीट हो गए। बाकी PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, यानी कि पेड PDF अगर चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। बाकी इसकी PDF चाहिए, यानी कि YouTube की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और मैं आज ही सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके ले लीजिएगा। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ज़रूर करिएगा। बाय बाय।